गिरते बाजार में एवरेजिंग करोगे समंदर भी खाली हो जाएगा। 70-80 लाख के लॉस से ना मैं ब्रेक इवन पे आ गया था। जब तक FII नहीं आएंगे बाजार ऊपर नहीं जाएगा। आपको माइंड सेट से ही पैसा बनाना पड़ेगा। ठोकर खाओगे तभी तो सीखोगे। दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना बहुत मुश्किल होता है। आज की मार्केट इंट्राडे की मार्केट, पहले नुकसान में ही अगर आप निकल जाते हो तो आपकी बचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पैसा भगवान नहीं होता है, लेकिन भगवान से कम नहीं होता है। हाय ऋषि जी, क्या हालचाल है? बस बहुत बढ़िया अंकित जी। नमस्कार अंकित जी। नमस्कार भाई जी, क्या हाल है? बढ़िया अब भाई जी आपका नाम थोड़ा सा इनका ना वो मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है बोलने का। सर आप एक बार फिर भाई जी से चल जाएगा। भाई जी चल जाएगा। भाई जी और बेटर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैसे है आप? बस बढ़िया भाई जी, आप बताओ कैसा चल रहा है दिन? कैसी चल रही है ट्रेडिंग? ट्रेडिंग अच्छी चल रही है, दिन भी अच्छा चल रहा है, फुल मजे में। शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआती दिनों से हाँ जी हाँ कि जी। शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से ट्रेडिंग में आए, किस तरह से स्टॉक मार्केट के साथ आपका रिश्ता बना, ये सारी चीजें थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ऋषि है, ऋषि जुनेजा। मैं फिलहाल दिल्ली में रहता हूँ और फुल टाइम ट्रेडर हूँ। जी। और शुरुआत की बात रही तो शेयर मार्केट में आए हुए मुझे कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लगभग मैं 2016 से हूँ। ओके। और उससे पहले तक मैं कुछ और काम किया करता था। मेरा पहले चाइना का काम था। हालांकि स्टॉक मार्केट शुरू करने के बाद भी चाइना का काम तो मेरा चलता ही रहा था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का बेसिकली इंपोर्ट ही था। यस। और कोविड में काम धंधा सारा रुक गया था। तो कोविड के टाइम से मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। कोविड के बाद से, कोविड के पहले से मैं पार्ट टाइम ट्रेडर था। अपना चाइना का भी काम चलता था, कोविड इसका शेयर बाजार का भी काम चलता था। बाई बर्थ मैं बिहार से हूँ। मेरा जन्म स्थान गया है। बोध गया आप लोगों ने नाम सुना होगा, जहाँ पे बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बचपन मेरा वहीं बीता है। पंजाबी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो हमारा बिजनेस था ट्रक का, ट्रक चलते थे हमारे। एकदम ट्रेडिशनल। 98 में मैंने मैट्रिक दी और मैट्रिक देने के बाद ही मेरी मोटर पार्ट्स की दुकान थी। तो मेरे नाना जी ने एक्चुअली मेरे को पाला है। तो मैं दादा परिवार में किसी कारणवश नहीं रह पाया था। तो मेरा पालन पोषण मेरे नाना जी ने ही करा था। तो वहाँ नाना जी के यहाँ मतलब वहीं पढ़ाई लिखाई अपनी सारी वहीं पे करी। तो यहाँ पे अपना क्लास 9 से मैं मोटर पार्ट्स की दुकान में बैठना मैंने चालू कर दिया था। और गया में ही मोटर पार्ट्स की दुकान थी, वो चलाता था। और ट्रक थे, उनको भी मैनेज करता था। तो 98 में मैट्रिक करी, 2000 में +2 हो गया। दिल्ली में आया 2004 में। तो वहां धीरे धीरे क्या हुआ ना, ट्रक का काम धीरे धीरे थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ जाने लगा। मोटर पार्ट्स की दुकान भी कम होने लगी। तो हमारा क्या है, मतलब पंजाबी या तो पंजाब में जाएगा या दिल्ली आ जाएगा, मैक्सिमम यही है अपना। तो वहां से अपना सारा समेट के आ गए दिल्ली। हालांकि पैसे की कभी कोई कमी हमें नहीं रही भगवान की कृपा से, टचवुड। लेकिन बहुत वेल ऑफ भी नहीं थे। आप बोलो कि करोड़पति आदमी है, मर्सिडीज वगैरह ऑडी वगैरह में चल रहा है, तो वो वाला भी सिस्टम नहीं था। तो ग्रेजुएशन करने के बाद मैं दिल्ली आया। अब जब मैं दिल्ली आया तो मेरे पास कोई काम नहीं था। हाँ, मेरे पास ट्रक थे 2। तो विचार यही था कि दिल्ली आके अपना संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में मोटर पार्ट्स की दुकान कर लूंगा। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर बाईपास एरिया है दिल्ली में, वो सारा मोटर पार्ट्स का इलाका है। वहाँ ट्रक वगैरह सारे रहते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस जो था, मैं तो वही करने की सोच रख सकता हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ पे आया और ट्रक चल रहे थे, लेकिन ट्रक नुकसान में चल रहे थे। और उस समय फिर आके मैंने एक पढ़ाई हालांकि कम की थी, लेकिन मेरी इंग्लिश अच्छी थी। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की मेरी बचपन से आदत थी। तो इंग्लिश मेरी अच्छी थी। उसके बाद मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले 2 महीना काम करा। वो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम क्या था, एक्चुअली मार्केटिंग का काम था। अच्छा। वो घर जाके डोर बेल बजानी और स्कीम बेच के आनी थी। कि जैसे 1 महीने में कोई 200 रुपए न्यूज़पेपर के देता है ना, तो उस समय निकालते थे ये न्यूज़पेपर वाले स्कीमें कि 4 महीने का ले लो और कम में पड़ जाएगा। आपको सब्सक्रिप्शन बेचना था। हाँ, सब्सक्रिप्शन बेसिकली बेचना, जैसे आजकल लोग कोर्स बेचते हैं उसी तरह से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो काम करा 2 महीने। पैसे कितने मिलते थे? 6000 रुपया महीना मिलता था मुझे, या 9000 रुपया मिलता था। 2 महीना काम किया, फिर मुझे समझ आया यार पेपर बेच बेच के यार अमीर कैसे बनेंगे। बनना कब तक चलेगा ये है? कब तक करेंगे? कब तक चलेगा यार? 6000, 8000, 10000। ये बात है आपकी 2004-5 की। फिर मेरे एक रिलेटिव है यहाँ, उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। मैं गया उनके पास, मैंने बोला हाँ जी कि अंकल ऐसा ऐसा है और लाइफ में कुछ करना है तो रास्ता बताइए।
कहते बेटा ऐसा कर, फिर आ जा मेरे साथ प्रॉपर्टी डीलिंग में लग जा। मैंने कहा ठीक है। वहां से मैंने काम करा प्रॉपर्टी डीलिंग का शुरू। ओके। उनका सेल परचेज और रेंटिंग का काम था। उसमें भी बहुत मेहनत की, और उसमें अपना मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने मुझे रेंटिंग का काम दे दिया। रेंटिंग का मतलब एक तो खरीद बिक्री में कमीशन होती है, एक किराए पे चढ़ाने पे कमीशन होती है। तो वो यहाँ ऑलरेडी जमे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि रेंटिंग का काम तुम्हारा, जो कमाई होगी आधी आधी हम बांट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत मेहनत से काम करना शुरू करा। तो यहाँ पे इनकम मैंने अपनी पहुंचा दी लगभग 50,000 रुपए महीने तक। कौन से साल 2 की महीने बात है? में, ये 2006 के आसपास की मान लो। तब तो काफी अच्छी इनकम थी वो। हाँ, 50,000 तक पहुंचा दी, आधा उनका आधा मेरा। 25,000 तो आपका। 25,000 मेरे हो गए। अब मैं बैठा रहा। अब दिल की बात आपको बताऊं, हुआ ये कि मैंने कहा यार ये आगे बढ़ना था यार। अब मेरे रिलेटिव वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं सेल परचेज कर करके। मैंने कहा यार ये किराया कर करके 20-20 हजार जोड़ के कितना जोड़ दूंगा यार, लाख रुपए तक चला जाएगा। करोड़पति कैसे बनेंगे? करोड़पति कैसे बनेंगे? लेकिन उसमें करोड़ बहुत ज्यादा होता था एक्चुअल में। वो एक्चुअल करोड़पति वाला समय था। अब तो उतना बड़ा अब करोड़ की वैल्यू नहीं रही। करते करते टाइम निकला, लेकिन मजा नहीं आया प्रॉपर्टी डीलिंग में, क्योंकि अपना काम तो था नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, उस समय ना दौर चल रहा था कॉल सेंटर का। तो बात ये, मतलब उस दौरान कॉल सेंटर का दौर आपको याद है? 2007-8 याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। उस समय कॉल सेंटर बहुत चलते थे, और एक 12th करके दिल्ली का एक बच्चा कॉल सेंटर में जाके 20 से 25,000 रुपए बड़े आराम से कमा रहा था, जो सरकारी अफसर नहीं कमा पा रहा था। इतना ज्यादा कॉल सेंटर का क्रेज था। कॉल सेंटर मैंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया अपना नॉर्थ कैंपस में। अकीको कॉलनेट बोल के एक वो कॉल सेंटर की ट्रेनिंग देते थे 3 महीने की। वो मैंने ज्वाइन करा। फीस थी 15-20 हजार रुपए। कॉल सेंटर की ट्रेनिंग ली, वहां कुछ यार दोस्त बने। महीना ही निकला था तो वैकेंसी बहुत ज्यादा निकलती थी। तो उस समय अपना एयरटेल जो कस्टमर केयर होते हैं ना, उसमें वैकेंसी आई थी हिंदी में। ओके। वो इंटरव्यू दिया मैंने, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वहां गया, अपना नमस्कार, किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं, मेरा नाम ऋषि है। हाँ। ये जैसे बोलते हैं तो कॉल सेंटर। सच्चा नाम बताते या एक फेक नाम बना लेते? नहीं, वहां सच्चा ही नाम, रियल नेम ही बताते। तो इंटरनेशनल में फेक बताते थे। ये डोमेस्टिक हो गया ना, लोकल पब्लिक के लिए था। 1 महीना काम किया यार। मैं क्या यार, मजा नहीं आ रहा। इंटरनेशनल का क्रेज था, इंटरनेशनल में जाना है। फिर इंटरनेशनल का इंटरव्यू दिया। इंटरनेशनल पेमेंट भी इंटरनेशनल वाले में ज्यादा रहता था ना, सैलरी? हाँ, सैलरी ज्यादा रहती थी इंटरनेशनल में। मैं टीम लीडर बन गया भाई साहब कॉल सेंटर में। तो इंटरनेशनल में जो मेरी सैलरी 18,000 की लगी थी, वो हो गई 40-50 हजार की। अरे बाप रे। और मान के चलो ये बात है 2007-8 की। तो ये करते कराते कॉल सेंटर में भी लाख रुपए तक मेरी कमाई चालू हो गई। उम्र हो गई 27-28 साल। अब वहां पे मैंने कहा यार अब शादी का टाइम आ गया कि शादी करनी है। तो रिश्ते आए, तो लड़का क्या करता है जी, कॉल सेंटर में काम करता है। कॉल सेंटर वर्ड को ना एक गलत वर्ड से रिलेट किया जाता था। और पुराने हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में ये है कि काम जो है वो दिन का है, रात सोने के लिए बनी है। तो हम जी सूर्यास्त के बाद काम करते थे, सूर्योदय में आराम करते थे। अपना तो उल्टा चल रहा था ना। इंटरनेशनल कॉल सेंटर था, टाइमिंग ऐसी थी ना। आपको उनके दिन में काम करना। हाँ, मैं उनके दिन में काम हमें करना था, लेकिन मेरे लिए रात थी। अब बंदा भाई रिश्ता हुई नहीं। अब मैं क्या यार, अब ऋषि भाई तो बिना शादी के हो जाएगा क्या ये? मैं अब क्या, बड़ा आदमी तो बनना वो ठीक है, लेकिन अकेला भी नहीं रहना। शादी भी तो करनी है यार। बिल्कुल। अब मैंने फिर जी ठाना में कॉल सेंटर नहीं करूंगा। टीम लीडर बन गया था मैं, लाख रुपए महीना कमा रहा था। फिर मेरा छोटा भाई है ना, वो जापानीज लैंग्वेज का गाइड था, टूरिस्ट गाइड था। है अभी, अब कुछ और काम करता है उसमें। वो जापानीज लैंग्वेज में टूरिस्ट गाइड, मेरा सगा भाई। क्या करें, तो फिर मैंने चाइनीज लैंग्वेज सीखी उस समय। अच्छा। हाँ, दिल्ली में एक जगह है भारतीय विद्या भवन, वहां पे 2 महीने का मैंने क्रैश कोर्स करा। मेरे भाई ने मेरे को बोला कि मैं तो जापानीज कर ही रहा हूँ। अच्छा, जो टूरिस्ट गाइड होता है ना, अच्छे पैसे कमाता है। हाँ। उस दौर में एक टूरिस्ट गाइड 1 से 2 लाख रुपए महीना कमाता था, बड़े आराम से। आपको उनकी लैंग्वेज आती है तो? हाँ, लैंग्वेज, टूरिस्ट गाइड में तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। हाँ। मेन कमाई का जरिया क्या होता था, जो वो शॉपिंग करते थे ना जापानीज, उसमें दुकान से आपकी 30-40% कमीशन होती है। और वो 100 रुपए की चीज 10,000, 50,000, 1 लाख में ऐसे बेचते हैं। तो मेरे भाई ने बोला तू चाइनीज लैंग्वेज सीख ले।
हाँ, और टूरिस्ट गाइड मैं जापानीज का हूँ, तो इसका बन जाइए, तो 1.5 लाख रुपए तू यहाँ भी कमा रहे हो, आराम से वहाँ आ ही जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। एक दिन गया, मैंने मैनेजर को बोला कि भाई मैं नहीं करूँगा काम। कहता क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा भाई बस हो गया, मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो कहता क्या करोगे? मैंने कहा चाइनीज लैंग्वेज सीखूंगा। चलो खैर, मतलब अच्छे गुड बुक्स में मैं वहां से निकल गया, इसलिए निकल गया कि इन केस नहीं कामयाब हुआ तो वापस आने का रास्ता तो खुला रखे ना। फिर मैंने चाइनीज लैंग्वेज 2 महीने नौकरी के दौरान ही सीखी। वो मैं फेल हो गया, पास नहीं हो पाया, क्रैश कोर्स था। फिर मैंने बोला कि इसे छोड़ के चाइनीज लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से सीखनी। फिर अब कॉल सेंटर छोड़ दिया, 1 लाख रुपए की कमाई छोड़ दी। तो जब मैं कमा रहा था तो पैसे जुड़ रहे थे, सारे नहीं उड़ा देता था। मतलब मैंने मजे भी लिए और पैसे बचाए भी। थोड़ी बहुत तो करके बचत सेविंग तो करनी ही पड़ेगी ना। तो पैसे जुड़े हुए थे। मैंने अपना देखा, बैकअप कितने टाइम का आ गया जी, 1 साल का बैकअप है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो निकले जी। चाइनीज लैंग्वेज जो लोग 2 साल में सीखते हैं, वो लैंग्वेज मैंने 6 महीने में सीख ली। ओके। चाइनीज लैंग्वेज, मैं चाइनीज लैंग्वेज बहुत अच्छी बोलता हूँ। धारा परवा नहीं, जैसे अब नी याओ वन वो शम्मा कन्नी शम्मा शो। गाली क्यों दे रहे हो आप? पुशर गाली नहीं दे रहा। नी हाउ तो हेलो होता है। नी हाउ हेलो होता है, नी मतलब यू होता है। तो मैं कह रहा हूँ आप मेरे से क्या बुलवाना चाहते हो चाइनीज में? तो मैं मैं चाइनीज के साथ चाइनीज में बात कर सकता हूँ, और जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं वैसे ही बात कर सकता हूँ, और करता रहा। ये टैलेंट तो भाई में भी है। हम सिंगापुर गए थे तो वो भी चाइनीज से चाइनीज में बात कर रहा था। आपको आती है चाइनीज? बोल के दिखाओ। योशी अनवशा आया मुझे मतलब हमने एक रील भी डाली थी, उसमें वो चाइनीज में बात कर रहा है, वो जवाब नहीं दे रहा है। कुछ नहीं है, ये जिब्रिश कहते हैं इसे। हाँ, मुझे भी पता है। जिब्रिश समझते हो? हाँ, कुछ भी बोलना, कुछ भी बोलना। तो कुछ भी बोल रहे हैं। कोई बुरा मत मानना, मजाक कर रहे हैं या नहीं? कोई बुरा मत मानना, मजाक कर रहे हैं। चाइनीज थोड़ी देख रहा है। हाँ नहीं, कौन चाइनीज बुरा मान जाए तो मान जाए, हमारा क्या एक बार के लिए भाई शी जिनपिंग के सामने कौन खड़ा है? हिंदुस्तान में मोदी ही तो खड़ा है। वही है। तो ठीक है, अब यार देखो, देश प्रेम तो होता ही है ना। बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन अब चाइनीज सीखी। अब चाइनीज सीखने के बाद हुआ ये कि मतलब जैसे कुदरती मेरा समय अच्छा अब आने की शुरुआत यहां से हो रही है। मैं 1 लाख रुपए महीना कमा के अपने समय को बहुत अच्छा नहीं बोल रहा हूं। उसके बाद अच्छा, मैंने बड़ा बनना था। कभी मैंने ये नहीं सोचा था मैं करोड़ों में जाऊंगा। मतलब दिल उस समय करोड़ों बहुत होते थे। हाँ, एक्चुअल में करोड़ों होते थे। हाँ, तो मेरा क्या था कि 10 लाख का एक फ्लैट खरीद लेंगे, 3 लाख की एक गाड़ी खरीद लेंगे, और अपना 1,50,000 कमा के मजे करेंगे जीवन में। पहला अप्रोच, पहला टारगेट तो यही रहेगा ना। मजे करने, मजे नहीं, घर खरीदना। हाँ, मतलब करोड़ों का जब घर ही 10 लाख का मिल रहा है, तो मैं अब साउथ दिल्ली जाके कोठी थोड़ी, जो बंदा मेरा मोबाइल लूट के ले गया उसके जैसे 2 करोड़ की कोठी खरीदनी है। पहले तो फ्लैट हो, घर हो। जब मैं चाइनीज सीख रहा था तो मेट्रो में मैं अपने घर से सीपी में था, इंस्टीट्यूट जाता था मैं। तो एक दिन मैं जा रहा था तो 3-4 चीने दिखे मुझे। हालांकि मैं श्योर नहीं था वो चाइनीज है, जापानीज है या कोरियन है। हमारे लिए ये डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है। मैंने उसे बोला नी हाउ, उसने भी बोला नी हाउ। मैं निकल गया चाइनीज। वो 4-5 ग्रुप था, 2 लड़के थे, 3 लड़कियां थी। तो क्या होता है, हमारा यूनिवर्सिटी का ना एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता है हर देश का देश से। तो यहाँ के लोग चाइनीज यूनिवर्सिटी में जाके चाइनीज सीखेंगे, चाइनीज लोग इंडियन यूनिवर्सिटी में आके हिंदी सीखेंगे। तो वो हिंदी सीखने यहाँ आए हुए थे। और अब ये कुदरत देखो, मेरी कमाई उस समय बंद हो चुकी थी। मैं सीख रहा था, जो जमा था उसी पे मैं बेच था। अब वो कहते जी हम मकान ढूंढ रहे हैं, यारी दोस्ती होगी। मेरा अंदर का डीलर जाग गया। प्रॉपर्टी डीलिंग तो करी हुई थी, सही आदमी से मैंने कहा भाई मैं दिलाता हूँ। उनको मकान दिलाया, अपनी कमीशन खाई, पॉकेट में 20,000 रुपए आ गए। तो अलग ही मजा होता है, मेट्रो में चलते चलते तुम्हें 20,000 रुपए मिल जाए, और क्या ही चाहिए। उस समय की बात कर रहा हूँ, काम हो गया। तो फिर उससे मेरी यारी दोस्ती हो गई। मैं उसके घर में ही रहता था, वो मेरे को चाइनीज सिखाता था, मैं उसे हिंदी सिखाता था। तो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया था। मेरा जल्दी चाइनीज सीखने का रीजन भी यही था। और वो मेरा बहुत अच्छा, मेरे घर भी कई बार आया, मतलब लंच पे भी आया, डिनर पे भी आया, उन सब स्टूडेंट्स को बुलाया। तो अच्छा अपना सिस्टम बन गया था। अब
एक चाइनीज बंदा, एक चाइनीज फैक्ट्री, वो इंडिया आना चाहती है यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। चीनों की ना, दिल्ली में चाइनीज की एक कम्युनिटी बनी हुई थी कि जो भी इंडिया में, दिल्ली में, बॉम्बे में रहता है वो क्यू इनके यहाँ चलता है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह हमारे यहाँ चलता है ना, उनके यहाँ क्यू चलता है। तो वो कम्युनिटी थी, उस बंदे ने कम्युनिटी में डाला। तो मेरा जो फ्रेंड था, लू उसका नाम था, उसने मेरे को बोला जॉब करेगा। अब 6 महीने हुए थे, उतना कॉन्फिडेंस था नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया हाँ कर लूंगा। काम क्या है बताओ? तो कहते जी वो ऐसे ऐसे कंपनी आ रही है, उसकी सारी सेटलमेंट करनी है, उसे मकान दिलाना है, गोडाउन दिलाना है, ये करना है, सारा कुछ करना है। तो मैंने कहा कितने दिन का काम है? तो पहले उसे भी नहीं पता था, उसने बोला 1 महीने का मान ले। मैंने कहा जी ठीक है कर लेंगे। चाइनीज सीखने के पास मेरे पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता ये था, उस समय बहुत मशीनरी आती थी वहां से, जो हमारे यहाँ पे प्लांट वगैरह इंडस्ट्रीज बैठी हुई है ना, जैसे पानीपत में भी कई कंबल वगैरह हैं, कंबल वगैरह की मशीनें आती थी और पूरे हिंदुस्तान में आती थी हर जगह। तो हम ट्रांसलेटर होते थे, तो वहां से चाइनीज आते थे असेंबल करने के लिए मशीनों को। तो हमारा काम होता था चाइनीज के साथ मिलकर ट्रांसलेट करके वो पैसे कमाना। डेली के 5 से 6 से 8 हजार 10 हजार रुपए डेली के मिलते थे ट्रांसलेटर को। या तो मैं इस लाइन में जाता, दूसरी लाइन थी मैं टूरिस्ट गाइड बन जाता। वहां पे क्या होता था, एक मतलब जापानीज तो 2 घूमने आते थे ना, अब चाइनीज आते थे बल्क में, ग्रुप में, वो ग्रुप में आते थे 20 25 30, उनको अपना घुमाना। गोल्डन ट्रायंगल हमारा जैसे हो गया ये आगरा, जयपुर, दिल्ली, इसको कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म वाली भाषा में, वो करना। तो इन दोनों को अलावा ये तीसरी चीज मेरे को पता ही नहीं थी, ये निकल के आ गई। मैंने कहा चलो एक्सपीरियंस हो जाएगा और अपना देखते हैं क्या करते हैं। उसने मेरे को एड्रेस दिया कि ये फलाने बंदे आ रहे हैं, फलानी जगह जाके डिफेंस कॉलोनी में उनसे जाके मिल ले। मैं मिलने चक गया, तो उसने मेरे बारे में उनको ये बताया कि ये बंदा हालांकि उतनी अच्छी चाइनीज अभी नहीं बोल पाता है, मेरे से पहले उस बंदे ने ट्रांसलेटर रखा हुआ था, वो उसको जमा नहीं, लेकिन क्योंकि वो हड़ा हुआ तो एक्सपीरियंस था, उसे एक्सपीरियंस था, तो वो उसे लूटने के चक्कर में लगा हुआ था। और मैं नया था, अपना लूटने वाला कोई सिस्टम था नहीं। बाद में लूटना होता है ना, पहले तो सीखेंगे पहले तो स्टार्ट करना होता है पहले स्टार्ट करना होता है। तो मैं पहुंचा भाई, सीधा था। मैंने कहा हाँ जी, कहते हैं कर लोगे? चाइनीज में बात करी मैंने, हाँ चाइनीज में बात करी। मेरे बारे में उसने बोला कि ये लड़का हरफन मौला है, तुम्हारे काम सारे करा देगा। तो अपना जुगाड़ तो था ही यार। तो गए, अपना मिला उससे, मैं कहता कि बताओ जी। मैं कहा हाँ बताओ जी। कहते कर लोगे? मैं कहा हाँ कर लेंगे, काम ही करने आए हैं। कहते कितने पैसे लोगे? मैंने इससे पूछा था, चीने से, जो मेरा दोस्त था लू, मैं क्या सैलरी कितनी बोलूं? कहता अभी तेरा स्टार्ट है, उतनी अच्छी लैंग्वेज भी नहीं है, 30,000 से ज्यादा अभी मत बोलियो। मैं क्या यार तो बहुत कम है। कहता अभी तुम्हें टाइम लगेगा, शुरुआत तो कर। मैंने गया, मैंने कहा 30,000। कहता डन है। एक बार में हाँ कर दी। मैं शांत, ज्यादा तो नहीं मांगने चाहिए थे। हाँ मेरे दिमाग में आया कि यार ये एक बार में कैसे कोई हाँ करता है? तो 20 बोल, 25 बोल, बाद में 30 में आ जाए। इंडिया में तो ऐसा होता ही नहीं है कभी। ऐसा आप 10 भी बोलते तो भी 5 बोलते। तो भी 5 बोलता। मैंने कहा लगता है कि मेरी डिमांड ज्यादा है, या फिर जो भी रीजन है, ये मतलब इंडस्ट्री का ये नॉर्म नहीं होगा, 30,000 ज्यादा होगा। क्योंकि 1,00,000 1.5 लाख तो बंदा चाइनीज सीख के कमा ही रहा था ना। लेकिन मेरा आधा अधूरा ज्ञान था। 6 महीने थे, लोग 5-5 2-2 4-4 साल तक सीखते थे। तो मैंने कहा चलो शुरुआत करते हैं यहीं से। मेरा टारगेट ये था कि कहीं से शुरुआत करनी अब काम की। अब भाई साहब मैं चुप हो गया, बोल के जब उसने हाँ करी मैं चुप हो गया। वो लोग भी समझ गए, 2 बंदे थे। कहते क्या हुआ? मैं कहा यार ये मैं कितने दिन हफ्ते में काम करना है? कहता कि भाई हमारे यहाँ कोई दिन रात नहीं है, दिन में बुलाएंगे दिन में, रात में बुलाएंगे रात में। मैं 30,000 में नहीं करूंगा। कहते बता फिर कितनी चाहिए? अब मैंने कहा यार 10,000 बढ़ा देते तो मैंने बोला 40,000। कहते हैं जा दिया। अब मैं चुप, मैं उसका मुंह देखूं, वो उसका मुंह देखे, एक दूसरे का सब मुंह देख रहे, क्या स्कीम चल रही है यहाँ पे? मैंने कहा कि भाई जी फिर 40,000 डन है? कहते हैं हाँ जी डन है। अब मुझे लगे यार अब तो यार ये स्कीम जो चल रही है ना, यहाँ 1,00,000 बोलो तब ये घटेंगे, ऐसे तो हाँ करते जाएंगे 10-10 हजार में। मैंने कहा मैं घर जाके ना एक बार अपने पापा से बात करके बताऊंगा कि करना है या नहीं करना। कहते नहीं क्या हुआ बता तो सही।
सैलरी कम लग रही है। हम्म। कम लग रही है। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ आप कितना दोगे। कहता चलो 50,000 देंगे। मैंने कहा चल लाख नहीं बोला, 50 तो हुआ। हाँ। 50,000 में वो मैंने ज्वाइन कर ली। उनका काम ये था, उनकी एक कंबल की फैक्ट्री थी और चाइना से कंबल लाना, इंपोर्ट करना, कस्टम क्लियर कराना, गोडाउन में रखना और उसको जाके मार्केट में बेचना। इस सारे प्रोसेस में वो जीरो थे, उनको सिर्फ कंबल बनाना आता था। तो 50,000 की सैलरी में बात हो गई। अब उनको घर दिलवाना, मतलब शुरू से लेके एंड तक सारा मैंने ही करना था। तो पहले उनको घर दिलाया और प्रॉपर्टी डीलर तो मैं था ही, क्योंकि मैंने काम करा हुआ था और वो मेरा हक था कमीशन खाना। मैं नहीं खाता तो कोई और खाता। तो मकान दिलाया, वहां अपना कमीशन खाई। गोडाउन दिलाया, वहां पे अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग वाली कमीशन ली। और उसके बाद अब बात आती है, उनका माल वहां से चल गया। अब मैंने एक कस्टम एजेंट ढूंढना है जो क्लियर करा के हमें दे दे। अब कस्टम एजेंट इधर उधर से, जब मैं चाइनीज पढ़ता था इंस्टीट्यूट में, तो मेरी एक मैम थी, वो फ्रेंड बन गई थी। उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था। मैंने उनको फोन मिलाया, उन्होंने मेरे को रेफरेंस दिए। कुछ मैंने जस्ट डायल, उसमें बहुत ज्यादा चलता था सर्च इंजन में। तो फोन करके जस्ट डायल में नंबर वंबर निकाले, बातचीत करके एजेंट करा दिया, माल करा के कुल मिला के निचोड़ ये निकला कि मतलब अपना जहां जहां मेरे को मौका लगा मैंने वहां वहां कमाने की कोशिश करी। तो कस्टम में भी क्या होता है, जो एजेंट होते हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो एजेंट की कोई जरूरत नहीं है। आपने माल लाया, सरकार के पास माल पहुंचा, वहां पे आप जाइए, कागजी कार्रवाई करिए, अपना माल छुड़वा के ले आइए। एजेंट क्यों होता है? उस कार्रवाई से बचने के लिए, क्योंकि आप सारा कुछ अकेले नहीं कर सकते, प्रोसेस को इजी बनाने के लिए। तो CHA होता है, कस्टम हाउस एजेंट उसे कहते हैं, जो क्लियरेंस कराता है। तो CHA से क्लियर होता था, तो वहां से काम चला, माल आ गया। फिर माल बेचने के लिए ग्राहक ढूंढने की बात हुई, फिर उसके बाद ग्राहक वगैरह ढूंढे, मेरा काम चल ही रहा था। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा समय निकला, वहां पे मेरी इनकम चालू हो ही चुकी थी। सैलरी के अलावा मेरी कमाई और भी ऊपर से आ ही रही थी माल बेच के। फिर मेरे जो चाइनीज थे, उन्होंने मेरे को बोला कि तू इतना माल बेचेगा, इतनी वैल्यू का, तो इतने % तेरे को कमीशन देंगे सैलरी के अलावा। तो मैंने कहा जी लाइफ सेट हो रही है। अब धीरे धीरे माल भी बेच रहा था, कमीशन भी आ रही थी। उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि मैंने बोला कि अब मैं नौकरी, मेरे को नॉलेज हो गई प्रोडक्ट की, कहाँ से आता है मेरे को ये पता चल गया, कहाँ बिकता है मेरे को ये पता चल गया, कैसे लाते हैं मेरे को ये पता चल गया। अब फिर वही बात, बड़ी सोच। तो इस समय तक चाइनीज के यहाँ रहते रहते मैंने पैसा कमा लिया था, ठीक ठाक, मोटा मोटी 70-80 लाख रुपए कमा लिए थे। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कुछ और सोचा था, भगवान ने कुछ और, पैसों की बारिश हो रही थी भाई जी। मतलब आप ये मान के चलो, मैं मतलब यार क्या बताऊं, ऐसे मतलब लोहे को भी हाथ लगा रहा था, सोना बन रहा था। महीने में कितनी हो रही थी लगभग कमाई उधर? 5-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, मतलब कोई लिमिट ही नहीं थी ना। तो एक आध साल में आपके 70-80 लाख हो गए होंगे? हाँ, एक आध साल में 70-80 लाख रुपए मेरे जमा हो गए, बेस बन गया। अब मकान जो 10 लाख के थे अब महंगे हो चुके थे। अच्छा, अब 10 लाख वाला मेरे को पसंद भी नहीं आए, अब मेरे को पसंद भी आएगा बड़ा वाला भाई। तो दौर चल रहा था। मतलब जब आपका समय चलता है ना, तो सारी चीजें अपने, जब भगवान देता है ना एक्चुअल में, तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से छप्पड़ फाड़ा। ये सबका अपना अपना है कि जैसे अब मेरे लिए ये चीज बहुत बड़ी थी, किसी के लिए कुछ भी नहीं होगा, किसी के लिए बहुत ज्यादा बड़ी होगी। मेरे लिए तो बहुत बड़ा था जो मैं कमा रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था इतने पैसे कमाऊंगा, परमात्मा ने पूरा साथ दिया। बीच में एक बात रहेगी, जब मैं गया से ट्रेन में चला था ना, और जब मैं प्लेटफॉर्म पे उतरा था नई दिल्ली, नीचे उतरते ही मैंने ऐसे धरती माँ को टच किया, ऐसे सिर पे लगा, मैं क्या, हे धरती माता बरकत देना। शाहरुख खान की तरह। मैं शाहरुख खान की स्टोरी मेरे को नहीं पता, मैंने मतलब धरती माँ है बिल्कुल, और कर्म भूमि मेरी दिल्ली है। तो मैं यहाँ कर्म करने आया, तो मैंने कहा बरकत देना। मतलब ऐसा है कि उस दौर में कई लोग गया बिहार से निकले, कई कलकत्ता गए, कई दिल्ली आए, कई बॉम्बे गए, कई बैक टू पवेलियन भी हुए। इतना आसान नहीं होता है बड़े शहर में आके सेट हो जाना। यहाँ भगवान का शुक्राना कि भगवान ने पूरा साथ दिया और मैं अब अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था। दिल्ली हो चुकी थी मेरी और गाड़ी गुड़ी भी आ चुकी थी। कौन सी गाड़ी थी? होंडा सिटी। पहली गाड़ी होंडा सिटी ली थी मैंने।
तो उसमें मतलब मेरे को गाड़ी में उड़ाने का इतना शौक नहीं था, लेकिन फिर भी होंडा सिटी ठीक थी यार। अच्छी गाड़ी अच्छी थी। उस समय गाड़ी थी। 10-12 लाख की गाड़ी थी, बिल्कुल। 2009 में। तब तो होंडा सिटी एकदम प्रीमियम गाड़ी मानी हाँ, जाती थी। प्रीमियम गाड़ी मान, वो भी मैंने सबसे टॉप मॉडल लिया था, ऑटोमेटिक नहीं था, मैनुअल था। खैर लाइफ सेट हो गई, यार दोस्त भी बन गए, पैसे भी आ रहे हैं, तो मेरा सर्कल क्या, कॉल सेंटर में भी यार दोस्त हैं, चाइनीज लैंग्वेज में भी यार दोस्त हैं, तो इधर से मतलब सबके साथ अपना घूम फिर रहे थे। इसी दौरान अपनी शादी हो गई 2009 में, और उसके बाद चीज़ें सब स्मूथ ही चल रही थी। फिर मैं एक दिन चीने के पास जाके बोला कि भाई मैं ये 50,000 की नौकरी नहीं करूंगा। कहते हैं 50,000 कहाँ, इतनी कमीशन भी तो कमाता है जो माल बेच के आता है। मैंने कहा नहीं, नाउ आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन, आई डोंट वांट टू बी एन एम्प्लॉय एनी मोर। तो वो कहते कि भाई फिर क्या करेगा। मैंने कहा मेरे पास पैसे, और मैंने अभी तक घर नहीं खरीदा था। एक कंटेनर आता था 25-30 लाख रुपए का वैल्यू में। मैंने कहा मैं चाइना जाऊंगा, वहां से कंटेनर खरीदूंगा और यहाँ लाके बेच दूंगा, जो आप करते हो। आपका प्लस पॉइंट आप खुद बनाते हो, मैं वहां जाके ढूंढूंगा, किसी और से खरीद लूंगा, नहीं तो आपसे ही खरीद लूंगा। कहते हैं लूंगा क्या होता है, फिर मेरे से ही खरीद लो। कहा भाई निकी और पूछ पूछ। मैंने कहा मेरे मतलब मैं दूसरे के पास खरीदने जाता भाई जी, मेरे को एडवांस देना होता। माल यहाँ पहुंचते पूरे पैसे देने होते। जैसे सिस्टम क्या होता है ना चाइना में माल का, मान लो 25 लाख का माल है, आप 5 लाख रुपए एडवांस ले आए, उसने माल बना दिया, चला दिया। रास्ते में जब माल होता है और जब यहाँ पहुंचता है ना, उसके हाथ में एक कागज होता है, जब तक वो कागज आपको नहीं देगा आप नहीं छुड़वा सकते हो। और वो कागज तभी देता है जब आप उसके पूरे पैसे क्लियर करते हो। तो मेरे को पैसे लगा के लेना पड़ता। अब इसके साथ तो मेरा पूरा विश्वास जमा हुआ था। बोला बता कितने कंटेनर चाहिए। मैंने कहा मेरे पास तो 2 ही कंटेनर के पैसे हैं, मैं 2 कंटेनर ले लूंगा। कहता है 10 कंटेनर बेच लेगा। मैंने कहा दे दो तो बेच दूंगा, मेरा क्या। अब समय देखो, परमात्मा मेहरबान हो गया, मतलब ऊपर वाला मेहरबान गधा पहलवान। एक्चुअली यही हुआ। तो भाई साहब अब वहां से कंटेनर आया, अब लाखों करोड़ों होने, जब मैं शेयर बाजार में आया था मैं करोड़पति हो चुका था। मेरी शुरुआत गवाने से हुई थी शेयर बाजार में। करते कराते परमात्मा की मेहर रही, शादी हुई, बच्चे हुए, सिस्टम अच्छा चल रहा था। इस दौरान घर भी खरीद लिया। और क्या आप इंपोर्ट करवाते थे तब? ब्लैंकेट होता था, ब्लैंकेट ही, ओके, कंबल और टॉयज भी होते थे। फिर उसके बाद कुछ यार दोस्त बने, तो उनके साथ और भी कई आइटमें इंपोर्ट करी। तो कारवां चलता गया, और मतलब मैं चलता गया, कारवां मेरे साथ होता गया, और बहुत मजा आ रहा था। जीवन मतलब ऐसा लग रहा था कि सारे सपने सच होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद क्या हुआ कि सारा कुछ बंद, कंटेनर जहां पे है वहीं के वहीं रह गए, और मार्केट सारी बंद हो गई, और मैं अपना काम कर रहा था, माल सारे डंप हो गए, पैसा सारा फंस गया। अब अचानक से मैंने कहा यार अब ये क्या हो गया। अच्छा, इस दौरान कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया था ब्लैंकेट लाइन में। तो धीरे 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 मेरा मन यहाँ से उचाट होना चालू हो गया था। और जो शेयर बाजार की बात है वो मेरी 15-16 के दौरान या 17 के दौरान ही चालू हुई थी। 2015 में आप ये मान के चलो, या 16 में मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करा था, जहां से मैंने चाइनीज सीखी थी। वहां पे मतलब एस्ट्रोलॉजी का मैंने कोर्स करा था 1 साल का। तो वहां पे मेरे जो यार दोस्त बने वो कई शेयर बाजार में थे। तो उन्होंने, जैसे मैं फ्री रहता था, मेरी कोई दुकानदारी तो थी नहीं, कंटेनर चला आना है महीने के बाद, अब 1 महीना मैं फ्री हूँ, जब कंटेनर आएगा तभी तो माल बेचूंगा। और माल भी मैं बल्क में बेच देता था, दुकानदारी नहीं करता था। तो अब भाई साहब वहां से एस्ट्रोलॉजी करते करते किसी ने बोला फ्री रहता है तो शेयर बाजार कर ले। मैंने कहा ये क्या होता है भाई, ये तो जुआ होता है, मैंने आज तक तो यही सुना है। मेरा डीमैट अकाउंट 2008-9 में खुल गया था। ओके। मेरा एक भाई रहता है, उसने खुलवा दिया था। उसने मेरे से कुछ आईपीओ वगैरह करवाए थे। वो 1-2 लाख रुपए में तोड़ बैठा था 2008-9 में, और मेरे को परवाह ही नहीं थी। ऊपर वाले की इतनी बरकत थी ना कि 1-2 लाख की तो उस समय कोई परवाह ही नहीं थी, कि चलो एक एक्सपीरियंस हो गया। उसने बताया बहुत पैसा है। तो एक जेपी इंफ्राटेक का आया था आईपीओ, जेपी इंफ्रा का आया था, वो मैंने अप्लाई करा। एक पैन कार्ड पे 1.5 लाख रुपए का अप्लाई कर सकते हैं। आज कितना करते हैं मेरे को, मैं नहीं अभी आईपीओ अप्लाई 15,000 का, 15,000 से 1.5 लाख का, 1.5 लाख का, हाँ मैक्सिमम 1.5 लाख होता है, 2 लाख तक रहता है शायद। अच्छा 2 लाख तक। मैंने अभी आईपीओ अब मैं नहीं अप्लाई करता, हम लोगों का भी उतना ध्यान नहीं रहता आईपीओ साइड में। उस समय वो भी मेरे भाई ने करवाया था, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में मेरा अकाउंट खुला था। तो जेपी इंफ्रा अप्लाई करा। तो होता क्या था कि जब आप अप्लाई करते हो तो पूरा का पूरा माल नहीं मिलता, कभी मिल गया कभी नहीं मिला। वो भाई साहब मेरे को जेपी इंफ्राटेक के 1.5 लाख के शेयर मिल गए।
अच्छा। और लिस्टिंग के बाद धड़ाम धुड़ूम वो मतलब टूटना चालू, हाँ। और एक टाइम पे जाके 10,000 रुपए वैल्यू रह गई थी उसकी। मैंने कहा यार ये तो सही काम में फंसाया तूने। एक बैंक भी उस समय मैंने अप्लाई करा था, उसके शेयर्स मेरे को कम मिले थे, शायद यूनियन बैंक था। अब बात आ रही है 15-16, मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करा, मेरे यार दोस्त बने तो कहते हैं करो। मैंने कहा चलो। अब यहाँ से शुरुआत होती शेयर बाजार की 15-16 से। डीमैट अकाउंट मेरा था ही, तो अब करने से पहले मैंने कैश का काम कभी नहीं करे। अच्छा। वो इधर सीखने के बाद करे। मेरी शुरुआत हुई है फ्यूचर से। ओके। तो उस समय आईसीआईसीआई डायरेक्ट क्या है, अपने कोर्सेस करवाता था। मैंने अपने लाइफ में बहुत कोर्सेस किए हैं शेयर बाजार के, और जितने भी गुरु हैं मार्केट में उस दौर के, मैंने सबके कोर्स लिए हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जितने भी गुरु थे मैंने सबके कोर्स लिए हुए हैं, ट्विटर में जितने भी फेमस थे। शुरुआत आईसीआईसीआई डायरेक्ट से थी। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का एक मास्टर ट्रेडिंग करके एक कोर्स था, वो 35,000 रुपए का था, 4 दिन का। उस जमाने में बहुत ज्यादा था। वो 4 दिन का कोर्स करा। उसके बाद उसके टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स करे, ऑप्शन के कोर्स करे। सारा कोर्स मैंने मोटा मोटी 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट करा। अच्छा, उस दौरान एक बंदा आता था जो ट्रेनर था हमारा। मैं तो नया था, कैंडल स्टिक वगैरह मेरे को कुछ पता नहीं होती थी उस समय। अगले ने टेक्निकल सिखाने के लिए चार्ट लगाया, उसमें कैंडल दिखाई, और मेरे को जब उसने कैंडल दिखाई कि ये देखो, इस कैंडल में यहां पे एंट्री ली और यहां से ये बाजार यहां तक चला गया। अगर आपने यहां पे 1 लाख रुपए लगाए होते और ये 10% बढ़ गया, आपके 1,10,000 हो जाते। अच्छा। अब मैं अंदर से सोचूं, ये तो पागल है, 1 लाख ही बोल रहा है, मैं तो 1 करोड़ लगाऊंगा तो 1 करोड़ 10 लाख हो जाएंगे। मेरी सोच बड़ी। मैंने कहा बड़े पैसे लगाऊंगा, मैं क्यों 1 लाख लगाऊं। तो वो अपने हिसाब से बता रहा था। तो मेरे अंदर ये बन गया कि मेरे को चाबी मिल गई है अमीर बनने की, कि मैं तो बेकार ही चाइना चुइना में लगा हुआ था। यहाँ तो बैठे बिठाए काम हो रहा है। यहाँ तो एक बटन दबाओ और कैंडल, और मेरे को तो कैंडल भी पता, और मेरे को तरीका पता चल गया ना यार। ये कैंडल निकली, कहते देखो इस कैंडल पे बाई आया, चल गया था। ये 20 MA है, इसको इसने काटा और फिर नीचे नहीं आया, इसके ऊपर। रियल टाइम ट्रेडिंग अब पता है ना, करने के बाद है, लेकिन बाद में जब हम उसका विश्लेषण करते हैं ना, मार्केट बंद होने के बाद, तब तो हम यही करते हैं ना। तो सब लॉजिक क्लियर दिखता है। जो नया सीख के नया बंदा देख रहा होता है ना, उसे लगता है कि भाई अब तो मैं राजा बन गया। तो भाई साहब चलो जी, अब सीखा। फिर मैंने शुरुआत करी फ्यूचर से। तो मैंने अपना उस समय घर के पास ही एक फ्लैट था, उसे ऑफिस बना लिया। वहाँ पे लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह रखा, और 1-2 यार दोस्त बन गए थे एक्सपीरियंस वाले, जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कोर्स कर चुके थे और मार्केट में हार चुके थे। अच्छा, हार भी चुके थे यार। 99% लोग हार रहे हैं मेरे भाई। तो आपको जितने भी बंदे मिलेंगे ना सारे मार्केट में दान कर चुके हुए लोग मिलेंगे यार। शुरुआत तो आपको देनी ही, मतलब मार्केट आपसे लेगा ही लेगा, बिल्कुल। उसे दक्षिणा चाहिए ही चाहिए। तो भाई साहब अपना बैठे ट्रेडिंग करने। पहले दिन मैंने पीएनबी का एक फ्यूचर खरीदा, और मेरे ऑफिस में सामने टीवी लगा हुआ था। तो शुरुआत टीवी चैनल से। मेरे तो स्टॉक के नाम भी मुझे नहीं पता थे, थोड़े बहुत जो बड़े बड़े थे वही पता होते थे। अब वो एक दादा आए मेरे साथ, उनको सारा पता था। तो हम बैठे, पहले दिन पीएनबी का एक लॉट फ्यूचर खरीदा। मैंने पहले 5 लाख रुपए डाले भाई, ठीक है। मैंने कहा 5 लाख से शुरुआत करते हैं, अपना काम चाइना का चल ही रहा है, इधर से ये शुरुआत कर ली। मैंने कहा मैं तो भाई अमीर हो जाऊंगा, मतलब छाप देंगे पैसे। अब भाई साहब एक लॉट खरीदा और उसका रिजल्ट आना था। रिजल्ट आया, शू करके ऊपर गया। जो मेरे साथ दादा बैठा हुआ था वो कहता ऋषि काट, मेरे को मिल रहे थे 25,000 रुपए, 30,000 रुपए। कहते ऋषि काट। मैं कहता था थम जाओ रुको तो सही, आने दो, और जाएगा। और टीवी वाले चिल्लाए बहुत शानदार रिजल्ट, ये तो ये कर देगा, वो कर देगा। अब यहां से खरीदे। ओ भाई साहब, मैंने कहा, कहते मेरी बात मान जा, मेरा एक्सपीरियंस है, काट दे। क्योंकि उन्होंने बहुत बार नहीं काटा है। हाँ, उनके साथ तो घटा होगा, अब मेरे साथ पहली बार। मैंने कहा लाख रुपए का फ्यूचर, मतलब मार्जिन मनी लाख रुपए लगी, लाख रुपए लगा के 25,000 आ रहे हैं। मैंने कहा रुको, अभी यहाँ पे ना
कम से कम ये ₹1,00,000 देगा मैं तो छोड़ूंगा दादा, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब अंदर खाते उसने मन में बोला मरेगा साला, ऐसे तो मानेगा नहीं, तू नहीं काटेगा, मार्केट काट देगा। मार्केट काट देगी। हमने भी बलिदान दिया है, तुम भी बलिदान दोगे। नहीं बंदा फिर मंद मंद मुस्कुराने लगता है ना, वो मंद मंद मुस्कुराने में, क्या दादा मुस्कुरा क्यों रहे हो, तो कुछ दिक्कत अंदर से वो खुश हो रहा था, मतलब खुश नहीं हो रहा था, कहने का मतलब मजा आता है ना। हाँ, नहीं सुन रहे तो क्या करें। हाँ, तो मैंने कहा ₹1,00,000 आएगा तो काटूंगा, उससे पहले नहीं काटूंगा। कहते ₹1,00,000 आने के लिए इसे 15% चलना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कहा रुको अभी इसको 7.5% में लाख ले आते हैं। एक लॉट ऐड कर दिया। अरे वाह। जो लाख 15% की चाल में आने, अब लाख 7.5% की चाल में आ जाएंगे। भाई साहब मैं 75,000 के प्रॉफिट तक पहुंचा, मैंने नहीं काटा। कहता ऋषि काट ले, मैंने कहा दादा छोटा नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होता। बड़ा काम करना है, बड़ा सोचना है, बड़ा थिंक बिग। भाई साहब उसी दिन 1-1.5 घंटे के अंदर क्लोजिंग हुई मेरी -1.5 लाख में। अरे बाप रे। 2 लॉट से। कह रहे थे बोला था ना काट दे काट दे काट दे। +75 से -1.5 लाख। मैं कहता दादा अब क्या करूं? कहता अब काटो, क्या करोगे? अब तो तुम्हारे सामने गिर रहा है, ये तो और गिरेगा। टेक्निकल दिखाया वो दादा मेरे को, कहता ये देख यहाँ से ये कटा, अब तो ये यहां तक जाएगा। मैं क्या अच्छा, मैंने काट दिया। वो अगले दिन गैप अप खुल के ठा वो ऊपर। और दादा मेरे साथ, मैं क्या दादा ये, कहता है ये यार ये इन लोग बेवकूफ बनाते हैं, ये ऑपरेटर है जो फंसाता है, इसी चक्कर में तो मैं भी फंस गया था। मैं क्या मेरा क्यों कटवा दिया? चलो भाई साहब ऐसे शुरुआत हुई। फ्यूचर बाई सेल करते करते मैंने ₹5,00,000 गवा दिए। शुरुआत फ्यूचर से हुई। अब 5 लाख गवाए तो चूंकि मैं कमा रहा था तो 5 लाख उस समय मेरे को लगा कि यार ठीक है ना और डालते हैं, क्योंकि बिजनेस में तो मैं रिस्क ले ही रहा था। मेरे को लगा अब इसके साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस भी चल रहा है। जब मैं पैसे गवा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं कुछ तो सीख ही रहा हूं ना, क्या गलतियां करनी है क्या गलतियां नहीं करनी है। फिर 5 लाख डाले, 5 लाख मिट्टी हुए, करते कराते 25 लाख का नुकसान हो गया। अब फिर एक दिन मैं बैठ के सोचूं यार ये 25 लाख रुपए तो उस समय 5-5 करके पता नहीं चला। जब हाथ से पैसे निकल जाते हैं ना तो एहसास होता है यार ये तो बहुत पैसे थे, इतने तो फ्लैट आ जाता है। मैं एक फ्लैट खरीद के डाल देता, मेरा एक एसेट बन जाता। कौन से साल की बात है ये? मान के चलो 2010 की बात। नहीं 10 में तो मेरी शादी हुई थी, ये 15-16 की बात। 15-16। कितने का उसमें 25 लाख में फ्लैट मिलता है। 25 लाख का नुकसान कर दिया था, 5-5 करके कर दिया था। और 16 की बात होगी या 17 की बात होगी, एग्जैक्ट मेरे को डेट याद नहीं। हाँ मतलब 19 तक आते आते मैंने नुकसान बहुत मोटा करा था। तो ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ हुआ, पैसे कई बार मिले भी। हाँ वो तो होता ही। और मैं सिर्फ फ्यूचर करता था और एवरेज करता था, जितना गिरता था उतना एवरेज करता था। मैं कहता था मेरे, अब यहाँ पे सीख क्या है उस समय की लर्निंग, आपके पास अगर समंदर भर के भी पैसा हो ना और आप गिरते बाजार में एवरेजिंग करोगे, समंदर भी खाली हो जाएगा। हाँ। ये सीख मेरे को वहां से मिली। आपकी लॉस की स्पीड डबल ट्रिपल 4 गुना होती जाती है, आप बहुत ज्यादा बढ़ाओगे और स्पीड से लॉस होगा। तो मेरे को लगा कि और सस्ता मिला, मेरे को लगा और सस्ता मिला, मेरे को क्या सस्ता करते करते कहाँ चला जाएगा ये, M2M कहाँ से भरोगे? M2M तो बाद में पता चला भाई पैसे भरने पड़ते हैं यहाँ पे। आज आपका 1.5 लाख का नुकसान हुआ ना भाई साहब, उसको 1.5 लाख रुपए जमा कराओ, देने पड़ते हैं, बिल्कुल देने पड़ेंगे। नहीं पता था, उच्च करते कराते 25 लाख का नुकसान हुआ। एक मेरा पार्टनर था, उसके साथ मेरा चाइना का काम चलता था, उसने 25 लाख का जाके एक फ्लैट खरीद लिया, उसे 15,000 किराए पे चढ़ा दिया। ये तो कमा गया यार, ये मैंने तो गवा दिए। चलो दौर चलता रहा, चाइना से कमाई चल ही रही थी, कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं। करते कराते आपका जो कोरोना आया 19 लास्ट में आया, मतलब 20 की जनवरी में कोरोना आया। 2020 की जनवरी में, 2020 जनवरी में मेरा जो नुकसान है वो लगभग 1.25 करोड़ तक पहुंच चुका था। अरे बाप रे। 2016 से लेके मतलब मैं प्रॉफिट में आया हूं कोरोना के बाद। तो आप तब से 2016-17 से लेकर के 2020 जनवरी तक आप ट्रेडिंग लगातार कर रहे थे या रुक नहीं, मैं पार्ट टाइम ट्रेडर था ना। जैसे जब मेरे कंटेनर आ गए तो मैं वहां चला गया, बीच में 15 दिन काम छोड़ दिया। फ्री टाइम में कर रहे थे। हाँ फ्री टाइम में कर रहा था, जैसे फ्री टाइम नहीं पार्ट टाइम तो कर ही रहा था ना। हाँ। और ICICI डायरेक्ट में कर रहा था। मतलब आप डेली करते थे या जब काम नहीं चल रहा तब करते थे? इंट्राडे नहीं करता था। ओके। इंट्राडे बीच में भी करता था, कभी करा कभी नहीं करा। लेके बैठ जाते थे, होल्ड, बाई एंड होल्ड। अच्छा, स्वभाव मेरा शुरू से बुल ही था और मैं सिर्फ बाई करता था, सेलिंग मेरे से होती नहीं थी। मैंने कभी भी फ्यूचर सेल नहीं किया, कोरोना टाइम में किया, वैसे कभी नहीं किया।
लर्निंग चल रही थी। इस दौरान जितने भी अपने बाबा लोग थे, लॉस के दौर में मैंने कहा चलो इसका भी कोर्स कर लो, उसका भी कोर्स कर लो, ऑप्शन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की, ऑप्शंस किए। जब मैंने ऑप्शन किया ना भाई, एक दौर बीच में ऐसा आया था, अब मान के चलो 19 का, जब मैं कह रहा हूँ 1.25 करोड़ का लॉस, तो मान के चलो 70-80 लाख के लॉस से ना मैं ब्रेक इवन पे आ गया था ऑप्शन कर करके, और डेली के। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया था आपने कि 93% लोग जिसमें लॉस करते हैं उसमें आपने प्रॉफिट बना दिया? भाई उस समय ब्रोकर देता था लीवरेज, हाँ मेरे पास मान लो 10 लाख रुपए है, हाँ। ब्रोकर खोल देता था 2 करोड़ रुपए, हम्म इतनी लीवरेज, जितने मर्जी उतनी खुलवा लो। हम्म वो मार्केट उतनी वोलेटाइल नहीं होती थी। हम्म। वो जैसे अभी का बाजार तो अलग ही है, मैंने नहीं देखा भाई साहब, अब अलग है बाजार। अभी तो काटा पीटी वाला है हाँ, पूरा। वो एक अलग दौर था। और उस समय करना क्या था, इंट्राडे में मैं कॉल पुट बेच के बैठ जाता था, और गुरुवार की एक्सपायरी होती थी, पहले मंथली होती थी, बाद मेरे सामने मंथली से वीकली हुआ है, सारा कुछ मेरे सामने निकला है। हाँ। तो मंथली एक्सपायरी बेची और सारा दिन बैठे रहे, शाम को जो प्रीमियम गला वो घर लेके मैं आ गया। अच्छा, मेरे पास खोने को क्या था, 10 लाख रुपए, मेरी वो भी एक लर्निंग फेज ही था। मैं स्टॉप लॉस लेता ही नहीं था। अच्छा, तो मतलब शुरुआत मैंने सीखते सीखते सारा कुछ सीखा। तो कॉल बेची, पुट बेची, बैठ गए, प्रीमियम गल गए, पैसा एक दिन में 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया अपना आ रहा है। हाँ। ऐसे करते करते बाजार हिलते ही नहीं था, 10-15 पॉइंट निफ्टी हिलती थी सारे दिन में। और किसी जैसे लाख लाख करके 10 लाख रुपए जोड़ लिए, किसी दिन चोट लगती थी 3-4 लाख की लग जाती थी, तो कवर हो जाती थी नेट 5-7 लाख तो प्रॉफिट में ही रहा ना। वो दौर बहुत अच्छा चला जब ब्रोकर से मार्जिन मिलती थी ऑप्शन सीख के। और उस समय मतलब वो चार्ट वार्ट की मैं बात करूं तो कई, एक बॉम्बे में मैंने कोर्स करा था, वहां पे भी मेरा एक दोस्त बना, वो 3 महीने का कोर्स था। मैंने अपने फ्लाइट की टिकटें करा ली थी, शनिवार सुबह जाना, संडे शाम को आना, सैटरडे संडे का वो कोर्स बेसिक से लेके फंडामेंटल, टेक्निकल, ये वो सारा कुछ सिखाते थे, 3 महीने का। बॉम्बे में एक मॉल है, वहां पे उनका वो है, ऑफिस है, इंस्टीट्यूट है। तो उनके यहाँ सीखा, वहां पे यार दोस्त बने। वो सीखने के बाद कुछ फायदा तो हुआ नहीं, बाजार इतनी जल्दी तो रिवार्ड करेगा नहीं। तो लॉसेस चल रहे थे, जो भी मिला सब, जो सीखने आ रहा है तो लॉस कर रहा है, तभी तो सीख रहा है मेरे भाई। बिल्कुल। तेजी में तो बंदा कहता है भाई मैं ही बाऊ हूं, और कॉन्फिडेंट हो जाता है अगर कोई कमा रहा है तो। एक दो दोस्त बना करते कराते एक ऑप्शन वाले का मैं कोर्स करने गया, यूट्यूब में बहुत फेमस है बंदा, साउथ इंडियन है, उसका कोर्स मैंने बॉम्बे में किया था। तो वो सुपर ट्रेंड, पहले तो ऑप्शन सिखाया उसने, तो थोड़ा बहुत आता था, थोड़ा बहुत वहां से सीखा, फिर उसने एक सुपर ट्रेंड सिखाया। मतलब ये एपिसोड मेरे को याद है मेरे दोस्त की वजह से। हाँ। अब मेरा दोस्त परेशान था बेचारा, उसके भी पैसे खराब हो रहे थे। वो बिहार का रहने वाला था, कुदरती बॉम्बे में मेरा दोस्त बना, पटना का रहने वाला था, पीछे से जमीनें बहुत थी उसके पास। तो हम बैठे हुए, सुपर ट्रेंड जब उसने सिखाया ना, तो मैं तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट में टेक्निकल टुकनिकल सब कुछ कर आके आ चुका था, सुपर ट्रेंड वगैरह। उसके लिए ये चीज पहली बार आई। उसने जब सुपर ट्रेंड लगाया और उसमें एरो दिखाए, ये देखो ग्रीन एरो बने, जैसे ही इस लाइन के ऊपर आ जाए आपने बाई करना है, और ऊपर जब एरो बने रेड वाले, तो जैसे ही नीचे आ जाए आपने सेल करना है। अब मेरा दोस्त ना, हम दोनों ऐसे ही बगल में बैठे हुए बहुत सीरियस होकर सुन रहा था, मैंने अपना सर पकड़ा, तो मैं ये कर आके छोड़ चुका है यार। कुछ नहीं होता इससे, कुछ नहीं होता। मेन माइंडसेट है, गेम सारी माइंडसेट की है। तो अब वो बहुत सीरियस होके करते कराते, मैं क्या समझ रहा है, क्या देखने दे कर दे भाई। जब हम क्लास करके बाहर निकले, ऋषि हम बड़ा आदमी बन जाएंगे, हम अब कुछ करके दिखाएंगे। अब भाई साहब फीस कितनी दी थी हमने, 35,000 रुपए 2 दिन की, रहना अपना। तो भाई साहब वो कहता है जी, अब तो मैं जो सोच रहा था ना, अब वो मेरे को अब जाके मिला है, ये क्या करेगा? तुम पूछो मत। मैं क्या, बता तो दे भाई क्या करेगा। कहता ये जो सुपर ट्रेंड सिखाया इन्होंने ना, यही चीज मैं ढूंढ रहा था कि कहीं से मुझे कोई कुछ बता दे कि होली ग्रेल क्या होती है। कहते ये होली ग्रेल है। मैं मन में हंसू, मैं क्या मरेगा बेटा, हम भी गुजर चुके हैं इससे। मैंने नहीं मना किया, मैंने कहा मत करो, मैंने कहा फिर सही है, देखो अगर कोई एक्सपीरियंस करना चाहता है तो करने दो ना यार। क्योंकि मुझे भी लोगों ने मना किया, लेकिन फिर मुझे कान में भगवान बोल गए थे कि तेरे से ज्यादा चतुर बंदा मैंने पैदा ही नहीं किया। मेरे दिमाग में वो बात, तो मैं कहा कि
मेरे कान में भगवान ने बोला था, तो मैंने क्या पता, सबके कान में बोलते हैं जो बच्चा पैदा होता है कि तेरे जैसा चालाक बंदा मैंने आज तक नहीं पैदा किया। तो मेरे दोस्त के कान में भी बोला होगा। उसने भी मान लिया होगा। उसने भी मान लिया। अब भाई साहब करते कराते 2-4-6 महीने बाद वो 40-50 लाख रुपए खो के बीच में हमारी बात बंद हो गई। मतलब वो अपना जो बंदा पैसे खोता है ना तो दूर हो जाता है दोस्तों से, थोड़ा ना कटने लगता है। बीच में थोड़ा सा दौर बंद हुआ, फिर जब वो खो खा के फिर जब पैसे सारे खत्म हो जाते हैं ना, फिर बंदा रिलैक्स हो जाता है, कहते हैं अब खत्म, अब ठीक है, उसकी चुल मिट जाती है। चुल मिट जाती है। और जो दौर आता है ना यार, परेशान होता है बंदा ना, पैसे खो रहा होता है, खोने के दौर में बहुत परेशानी, बहुत टॉर्चर होता है। जब आप खो चुके होते हैं ना, सारी परेशानी और टॉर्चर खत्म हो चुका होता है, अब बचा ही नहीं है क्या। तो ऐसा एक दिन बात हुई, कहता यार, मैं कहा कहाँ था, कहता बस यार मत पूछ, 3 महीने में गवाए उसने। मैं कहा क्या हुआ, तेरा होली ग्रेल का क्या हुआ? कहता कुछ नहीं है, ये सब नकली है, सब बेवकूफ बनाते हैं, कुछ नहीं, कोई शेयर बाजार में नहीं कमा सकता। मैं कहा देख एक्सपीरियंस गेन हुआ ना? कहता हाँ हुआ। मैं कहा तू तो कहता है तेरे बाप के पास 100 करोड़ की जमीन होगी कम से कम, तो 1-8 एकड़ बेच दे, ले आ पैसे, अब तो सीख गया है तो वैसे कर ले। देखो समय के साथ सबको एक्सपीरियंस मिलता है। तो वैसे उसी सुपर ट्रेंड की बात में मेरे को ये बात आ गई। हो सकता है कईयों के लिए सुपर ट्रेंड काम करता हो, मैं ये नहीं कह रहा इंडिकेटर गलत होते हैं, आपको माइंड सेट से ही पैसा बनाना पड़ेगा। सिंपली फॉलो करके बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ आप बना सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, यूज करना आना चाहिए। हाँ स्टॉप लॉस सबसे बड़ी चीज है। अगर आपने किसी इंडिकेटर पे बाई या सेल करा है ना, तो स्टॉप लॉस आपका सिस्टम में, दिमाग में नहीं, सिस्टम में होना चाहिए कि भाई छोटा नुकसान बड़ा फायदा। ये चीजें धक्के खा खा के नुकसान कर करके सीखी है भाई जी, ऐसा नहीं सीखी थी। मैं अपने आप को ऑप्शन का मास्टर नहीं बोलूंगा, लेकिन टच वुड मैंने इतना ऑप्शन करा है और डेली इतना करा है कि मैं ऑप्शन में पैसे किसी भी तरह की मार्केट में बना सकता हूं। मेरा कॉन्फिडेंस है ये। अच्छा अब आ गया कोरोना, सारा कुछ बंद, और चाइना का मेरा धंधा भी स्लो हो गया था कोरोना से पहले ही, कंपटीशन बढ़ गया था, पैसे कमा लिए थे, तो महत्वाकांक्षा भी मेरी थोड़ी सी कम हो गई थी पैसे कमाने की, सेटिस्फैक्शन आ रहा था, सेटिस्फैक्शन की साइड में थोड़ा सा हो रहा था। लेकिन वो इसलिए हो रहा था कि रेगुलर इनकम बनी रहे तो। अब तो रेगुलर इनकम ही चली गई और पैसे का नुकसान हो गया। अब कोरोना में क्या होता है जी, बाजार अपना मान के चलो जनवरी से ना वर्ल्ड की मार्केट टूटनी चालू हो गई थी, जनवरी 2020 से। इंडिया नहीं टूट रहा था, ये ढीठ बन के खड़ा था 12,000 के ऊपर, 12,250 के करीब इसका हाई था, कंसोलिडेट कर रहा था, 12,250 या 300 ये इसका हाई था, वहीं पे खड़ा। वर्ल्ड का बाजार टूटे। अब जितनी समझ, मैंने कभी कोरोना वोरोना तो देखा नहीं, तो मैंने नहीं देखा था सर। किसी ने नहीं देखा था। अब मैं कहूं यार ये वर्ल्ड की मार्केट जो है ना, ये अलग है। इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी। समझ रहा हूँ, ये नहीं टूट सकता, ये नहीं हिलेगा भाई हमारा बाजार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मतलब मेरे नहीं गिर रहा है तो क्यों नहीं गिर रहा है यार, सोच के देखो ना। मतलब सारी दुनिया गिर रही है, आप नहीं गिर रहे हो, इसका मतलब आप मजबूत हो। सिंपल सी बात है ना, तभी तो नहीं गिर रहे। तो मैंने कहा मैं फ्यूचर पे फ्यूचर ऐड करते जाऊं। पैसे खोने के बाद भी उस समय 20 लाख रुपए थे मेरे पास खेलने के लिए। खेलना बोलना वर्ड गलत है, लेकिन खेल ही है, बिना सीखे तो खेल ही है। अब काफी कुछ सीख लिया था तब भी, आज भी मैं खेल ही बोलता हूँ। खेल ही है एक तरह का वो। ये तो ठीक है यार, अपसाइड डाउन देखो, कुछ भी बोलो यार, है तो स्पेक्यूलेशन ही ना। बिल्कुल, गैम्बलिंग नहीं है, स्पेक्यूलेशन है, एंड स्पेक्यूलेशन इज अ बिजनेस। एक तरीके से गैम्बलिंग टाइप कह सकते हो, बट कैलकुलेटेड है। रिस्क मैनेज होता है, कैलकुलेशन। हाँ अंकित, जो तुमने कैलकुलेशन वर्ड यूज करा ना, वहीं से गैम्बलिंग स्पेक्यूलेशन बन जाती है। बिल्कुल। तो है तो स्पेक्यूलेशन, तो चलो अपना क्या कहते हैं, 20 लाख बच्चे थे। मोदी जी ने 2 दिन का लॉकडाउन करा था, बोल के करा 2 दिन का। अब किसी को पता थोड़ी था इतना लंबा होगा। 2 दिन का तो ट्रेलर था। वो ट्रेलर था। अब 2 दिन का ब्रेकडाउन हुआ, ये लॉकडाउन हुआ। उसके बाद जब बाजार खुला ना, तो खुलने के बाद अपना जो WHO है, उसे पेंडेमिक उस समय उसने मार्च में जाके घोषित किया। मतलब इनकी इतनी चाइनीज का दबदबा था, उसके इतने पैसे WHO में जाते हैं कि भाई साहब WHO ने मार्च में जाके, मानो तो चाइनीज तो फिगर ही नहीं दे रहे थे कितने हैं। और उस समय व्यापार तो
पूरे वर्ल्ड की मंडी जो है वो चाइना है। पूरी दुनिया चाइना जाती है, माल खरीदती है, अपने देश में लाके बेचती है। उन्होंने कुछ रोका ही नहीं था शुरुआत में, कोई फ्लाइट वगैरह बंद नहीं करी थी। प्रोडक्ट के साथ वायरस भी फ्री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 2020 के पहले ना सार्स नाम का एक वायरस 2012 में आया था। हाँ। मतलब न्यूज में ही हमने जाना, तो वो लोग उससे कंपेयर करने लगे कि ज्यादा नहीं फैलेगा, ज्यादा नहीं फैलेगा। हाँ। ये वायरस चाइना में आया था और उसके आस चला पड़ोस जाएगा, में हाँ। जो चाइनीज टाइप अपना वो है, इधर ही फैल के वो अपना खत्म हो गया था। अब किसी को ये पता नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही उन्होंने पेंडेमिक बोला, उसी दिन मार्केट 12,000 से गिरते गिरते वो बंद हुई थी 11,200 के आसपास। बिल्कुल। तब जाके मेरे को एहसास हुआ कि नहीं भाई, इतना भी मजबूत नहीं है, ग्रोथ स्टोरी है, वो अपनी जगह है। 12,200 पे मैंने अपने सारे लॉन्ग काटे और बैठ गया। अच्छा, तो बाजार डायरेक्ट नीचे नहीं जाता, ऊपर Bounce आता back देता है, है। फिर हाँ, नीचे आता है, ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, ताकि मुर्गे भी फंसाए जा सके। अभी वही चल रहा है। हाँ, अभी के दौर में वही हुआ। एग्जैक्टली। तो उस समय फिर 11,200 में हल्का सा ऊपर आया, हम्म। मैंने फिर बाइंग करने की कोशिश करी, वो पैसे पूसे सारे खत्म हो गए। अच्छा, बाइंग का कीड़ा नहीं मर रहा था तब? यार मतलब पता नहीं क्यों बाई नेचर बुल हूं, और फिर भी मतलब लर्निंग का फेज ही मैं इसे बोलूंगा। यार ये बहुत कम टाइम होता है। अगर आप मेरा काउंट करो ना, 2016 से भी 2024 काउंट कर लो, 8 साल कुछ नहीं भी है। नहीं है हमारे यहाँ भाई साहब पहला क्रैश का एक्सपीरियंस हाँ, था ना, पहला तो आपने क्रैश देखा ही नहीं हाँ, कभी देखा ही नहीं क्रैश। था। तो मतलब यहाँ लोगों को 15-15 साल का, 20-20 साल मतलब एक्सपीरियंस चाहिए इस मार्केट में जमे रहने के लिए। और वो भी सीख ही रहे होते हैं, वो भी मतलब ये कभी लर्निंग खत्म हो ही नहीं सकती है, क्योंकि चीजें बदलती रहती है। हाँ। तो भाई साहब सारे पैसे खत्म हो गए। तो चाइना से जो माल वाल था वो थोड़ा बहुत इधर उधर से पैसे आए। फिर मार्केट में मैंने शॉर्ट करा थोड़ा सा बाजार, मतलब 11,000 के आसपास। जब शॉर्ट करा तो शॉर्ट का स्वाद आया, बाजार धड़ाम नीचे, मस्त पैसा बना। हाँ मस्त पैसा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब शॉर्ट छोटी क्वांटिटी में करा ना, पैसे कम थे। हाँ। अब उसके बाद करते कराते भाई साहब 25-50 लाख का जुगाड़ करा फिर पैसे का, और फिर मैंने 7800 या 7600 लो था निफ्टी का, वहां पे स्ट्रैडल भाई साहब बिक रहे थे, जो मतलब मैं 200-250 में बेचा करता था। आप ये मान के चलो 8,000 की निफ्टी पे जोड़ा जो कॉल पुट होता है वो 11,100 12,100 का था। 80-90 पे हाँ, विक्स कहाँ भाग गया था, विक्स 80-90 पहुंच गई थी। लेकिन उसमें भी पैसे नहीं बन रहे थे, क्योंकि मैं इंट्राडे में पैसे बनाता था ना कॉल पुट बेच के। अब यहाँ पे कॉल पुट बेच के पैसे ही नहीं बन रहे थे। चाल इतनी बड़ी आ जाती, मार्केट हिल जाता था। फिर एक दाव लगा मेरा, मैं एक जगह निफ्टी में जब नीचे से धक्के धुक्के खा के निफ्टी जब 9,000 के ऊपर चला ना, 9800 से मैं लॉन्ग हुआ निफ्टी फ्यूचर्स में। और उसके बाद मेरी जो स्टाइल है भाई, अंदर का तो बुल ही है, लंबा खींचना, लंबा चलने वाली आदत है भाई साहब। 9800 से, क्योंकि एक बार अगर आपका हाथ पकड़ लिया ना बाजार और ऊपर की तरफ चल पड़ा, तो फिर आप पिरामिडिंग करो। बिल्कुल। फिर वहां से मैंने जो आज मान लो 10 लाख के फ्यूचर लिए, 2 लाख का फायदा हुआ। 2 लाख रुपए कल अकाउंट में आएंगे, सेम डे आते नहीं है। जैसे ही 2 लाख रुपए अकाउंट में आए, मैंने 10 लाख 2 फ्यूचर और ऐड कर दी, मान लो 1 लाख का एक फ्यूचर। जैसे पैसे आते गए ऐड करते, सोच ही नहीं थी मतलब पैसे विड्रॉ करने की। चलते 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 भाई साहब 1.25 करोड़ का लॉस भी कवर करा, 1.25 करोड़ कमा भी लिए। अच्छा। 2020 में यहां से मेरी प्रॉफिटेबल जर्नी 2020 से चालू होती है। 2020 तक मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर था। वो 1.25 करोड़ बहुत पैसा होता है यार, लेकिन ठीक है, नो रिस्क नो गेन, नो रिस्क नो स्टोरी। वो तो मैंने तो मैं मतलब आज अपने शेयर बाजार वाले जितने यार दोस्त हैं उनको मतलब एक अपना एक्सपीरियंस, पुराने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, नया एक्सपीरियंस अलग है, डेली नया एक्सपीरियंस होता है यार। तो 2020 वाले एक्सपीरियंस वगैरह से लेके या लाइफ लर्निंग से लेके मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं कि अगर आप हिम्मत करके टिके रहते हैं, अपना सारा कुछ नहीं खोते हैं, पहली सोच ये रखनी चाहिए बंदे को कि अगर मेरे पास 100 रुपया है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 50 रुपए से ज्यादा नहीं खोऊंगा। वो बाकी बचे 50 रुपए ना आपको कहीं से कहीं भी पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। जेसी लिवरमोर का नाम आपने सुना होगा जी। जेसी लिवरमोर यूएसए का बहुत बड़ा ट्रेडर हुआ। अपने शेयर बाजार वाले लगभग सारे लोग उसे जानते हैं। भाई साहब अपने लाइफ टाइम में उसने 3 बार बैंकरप्सी फाइल करी है और कई बार
नीचे गिरा, ऊपर उठा, अर्श नीचे से गिरा, फर्श तक गया, हाँ। अर्श से बार-बार वो फर्श जीरो तक। पे आ जाता था, मतलब अकाउंट ही ब्लो हो जाता था उसका। हर बार वो बैंक्रप्सी जाके फाइल करता था, लेकिन वो बड़ा कैसे बार बार वो कैसे जीतता था। जैसे शुरुआत में जब उसकी छोटी उम्र थी ना, तो उस समय क्या होता है कि इलीगल वहां पे, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, बोस्टन में ना उसकी शुरुआत हुई थी, बोस्टन से। तो बोस्टन में वहां पे छोटे छोटे होते थे, जैसे इलीगल चलते, वहाँ का डब्बा हो गया यार, वहाँ का डब्बा, यस। हाँ, वहाँ का डब्बा, बकेटिंग बोलते हैं शायद हाँ, उसको। बकेट हाउस, बकेट बकेट हाउस का, तो वो डब्बा समझ लो, वो डब्बा हाँ, खिलाते डब्बा। थे। तो डब्बा खेलने वो, मतलब वो उसकी पहली नौकरी लगी वहां पे, डब्बा जहाँ खिलाते हैं ना, ये ब्लैक बोर्ड है ना सामने, ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए, भाव वगैरह लिखने की उसकी नौकरी लगी। उसको चीजें समझ आने लगी, उसका अंदर का वो कीड़ा डेवलप हो गया। तो यहाँ से नौकरी करके ना वो दूसरे बकेट हाउस में जाके अपना ट्रेडिंग करता था, और वहां से बकेट हाउस में उसने पैसे कमाने चालू किए, और 10-20 हजार डॉलर उस जमाने में बना लिए। अब उसके बाद वो निकला न्यूयॉर्क शेयर बाजार में काम करने के लिए। न्यूयॉर्क गया, और वहां पे उसने अपनी सीट मिली, वहां कोई सीट लेनी होती है, वो जैसे बोर्ड, ये एक्सचेंज की सीट एक्सचेंज की सीट खरीदनी हो, आज भी रिंग शायद में- वही सिस्टम रिंग में होगा। ट्रेड करने हाँ, के रिंग लिए। में ट्रेड करने के लिए सीट खरीदी। हाँ, बॉम्बे का भी यही बॉम्बे का system भी यही था, हाँ, पहले था। जी। तो यही सिस्टम था, उसने अपनी सीट जुगाड़ करी, खरीदी, सारे पैसे गंवा के वो बैंकरप्ट हो गया। शेयर ट्रेडिंग में वो फेल हो गया, डब्बा ट्रेडिंग में वो पास था। भाई साहब, उसने एक टाइम पे उसका ये हाल था कि किसी भी डब्बा ट्रेडिंग में उसकी एंट्री नहीं होती थी। डब्बे वाले मना कर देते वो थे दाढ़ी उसको। दूढ़ी लगा के नकली दाढ़ी दूढ़ी लगा के जाता था और ट्रेड करके कमा के लाता था। फिर लोगों ने पहचानना शुरू किया। फिर उसने बंदे रखे अपने पास हाँ। कि 5-5 अगर रुपए की बात करें तो कैसे भी कर लो, सैलरी में लोग रखे, और उनको बताया ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे करके आ जाओ। यहां से वो हिंट देता था, वहां वो करके आता। तो वो चीज भी उसकी फाइनली, मतलब बंद हो गई। डब्बे का सिस्टम मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में भी जो डब्बा चलता है ना, उस डब्बे में अगर कोई ट्रेडर कमा रहा है तो उसको उसकी टाटा ट्रेड बाय-बाय हो जाता वो है। टाटा बाय बाय कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तो लॉस मेकिंग ही चाहिए ना। हाँ, सट्टा वगैरह जो लगता है, क्रिकेट का जो सट्टा लगता है, जो पंटर पैसा कमाता है उसको खिलाते नहीं है, उसको उसको दोबारा बाहर नहीं लेते। दोबारा नहीं लेते, कहते ये तो कमा रहा है भाई। तो उनको बंदे ही चाहिए खोने वाले। तो ये कमा रहा था, तो वो सिस्टम यही था, वो ट्रेड नहीं कराते थे, क्योंकि वो डब्बा सिस्टम ही था। एक टाइम ऐसा आया कि अपने सिस्टम से करते कराते 1909 में जेसी लिवरमोर के पास लगभग $10 लाख की कमाई हो चुकी थी, मार्केट शॉर्ट करके। 1 मिलियन हो गया। हाँ, 1 मिलियन हो गया, $1 मिलियन की कमाई हो गई थी। अब भाई साहब पैसे आ गए इसके पास, और ये अपने आप को भगवान समझने लगा, जो कि समझता ही है ट्रेडर थोड़े प्रॉफिट के बाद। एक टाइम पे यार मैं क्या बताऊं, मेरा भी यही हाल हो गया था। मैं बोल रहा हूँ। उसको भी वो तो भगवान स्टोरी ने अभी बोला आगे आएगी। उसको भी तो कान में बोला था भगवान ने। हाँ, उसको भी कहा। तो अहम ब्रह्मास्मि। बिल्कुल। तो उसके बाद भाई साहब उसने पैसे आए, उसने भी नए नए पैसे ही देखे, इतने बड़े याट खरीद लिया, छुट्टियों में यूरोप चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया, करते कराते सारे पैसे उसने पहले तो पार्टी पुटी करके घूम घाम के खर्च नहीं किए, आधे खर्च कर दिया, आधे पैसे लेके आया, फिर ट्रेड करी और बैंकरप्ट हो गया। अब $10 लाख कमाया हुआ बंदा, उस जमाने के 1910 के $10 लाख, अब मुझे वैल्यू पता नहीं, आज मतलब अनाप शनाप पैसा होगा, हजारों करोड़ में हो सकता है वो, सैकड़ों करोड़ तो है ही है। अब बंदा सोचो, उसका दिमाग खराब कि अब मैं बंदा दोबारा मैं खड़े कैसे होऊंगा। वो बंदा फेल हुआ, बैंकरप्सी फाइल करी, दोबारा 5 साल बाद वो फिर अमीर हुआ, इस बार और पैसे कमाए इसने। वो कैसे हुआ कि उसकी मार्केट में इतनी पहचान बन गई थी कि एक बड़े ट्रेडर ने उसे बोला कि तू आ ट्रेड कर, पैसे मैं तेरे पे लगाता हूं, 50-50 शेयरिंग करेंगे। इन्वेस्टर मिल गया उसको, ऐसे करके वो आगे बढ़ा। तो मेरा मकसद ये है, ये बात बताने का यहां पे, कि शेयर बाजार में अगर आप खो चुके हो ना, और बहुत मोटा पैसा भी खो चुके हो, तो 100% चांसेस है आप बाउंस बैक कर सकते हो। लोगों ने यहां करके दिखाया हुआ है। अमेरिका में एक ही ट्रेडर जेसी लिवरमोर ने ऐसा नहीं करा है, उसके बाद भी कई एग्जांपल हमारे पास है, मेरे को नाम नहीं याद है अभी, कई लोग फेल हुए और दोबारा बाउंस बैक हुए हैं। अब जेसी लिवरमोर का ये हाल था, एक टाइम पे वो शॉर्ट करके पैसा कमाता था। एक टाइम पे इसने इतना शॉर्ट किया हुआ था अमेरिका में कि जेपी मॉर्गन की बात जो मैं कर रहा था आपसे, जेपी मॉर्गन का बंदा हाथ जोड़ के, अब मैं तो ऐसे बोलूंगा, उसके पैरों के साथ नीचे बैठ गया, ये तो बाबूजी शॉर्ट हटा लो, नहीं तो अमेरिका फेल हो जाएगा। इतना बड़ा बंदा था वो। उसने हालांकि जेपी मॉर्गन के कहने पे शॉर्ट हटाए,
और वहां से लॉन्ग भी हुआ। $10 लाख से जीरो होके फिर दोबारा वो $15-20 लाख पे पहुंचा, फिर पैसे गवा दिए। फिर ये ट्रेडर है, बिल्कुल बड़ी सोच, बड़ा स्टाइल, बड़ा सिस्टम। हर बार उसने बाउंस बैक किया। इस बार क्या हुआ, उसने किसी की टिप पे कॉटन में ट्रेड करी थी, कमोडिटी में। हाँ, उस टाइम तो कमोडिटी बहुत चलता था क्योंकि स्टॉक मार्केट छोटा था उस टाइम पे। हाँ, कमोडिटी में तो बहुत करोड़ोंपति वहां बनते थे। तो ये कमोडिटी में इसके लिए नई चीज थी। किसी ने बोला कि कॉटन में घुस जा और लॉन्ग कर दे, तो ये लॉन्ग करते करते इसके $15-20 लाख स्वाहा हो गए। इसने सबसे मोटा पैसा बनाया। 1929 में जो रिसेशन आया था ना अमेरिका में, द ग्रेट रिसेशन कहते हैं उसे, द ग्रेट डिप्रेशन, उस समय इसने सबसे बड़ा पैसा बनाया। उस समय शॉर्ट करके। इस समय मतलब अमेरिका में कई लोगों ने सुसाइड कर, 90% मार्केट क्रैश हुई थी यूएसए की। 90%। तो सब तो खत्म ही हो गए ना, खत्म ही हो गया था सब। और लिवरेज वाले तो वैसे ही मर गए, कैश वाले भी खत्म हो गए। मतलब आदमी जब अमीर बनता है ना, तो उसके खर्चे भी वैसे ही समय के साथ साथ बढ़ जाते हैं। खर्चे, लायबिलिटीज, कर्जा सब बढ़ जाता है। अचानक से जब वो गरीब हो गया ना, तो फिर वो कहता है कि साला, मतलब गलत है लेकिन उस समय ऐसा हुआ था। अब भाई साहब ये घर पहुंचा, घंटी बजाई, इसकी बीवी माँ बाहर आई, तो वो न्यूज वगैरह उन्होंने देखी हुई थी। इन्होंने परमात्मा, ये क्या करता था ना, अपने ऑफिस में खुद को बंद कर लेता था जेसी लिवरमोर, और 1 महीना 2 महीना किसी से कोई बात नहीं करता था। पूरी मार्केट को समझ के डेडिकेशन के साथ अपना काम करता था। ये आया और उसके बाद घंटी बजाई, इसकी माँ और बीवी ने देखा, तो सबसे पहले परमात्मा का शुक्र किया कि भाई ये आ गया वापस। कांटेक्ट नहीं हो पाता था ना, इसलिए उसमें फोन भी मेरे ख्याल से लैंडलाइन ही होंगे। उनको सुनाई दे रहा होगा सारे स्टॉक मार्केट वाले सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, वो टीवी वगैरह में देख ही रहे होंगे। हाँ, तो अब भाई साहब ये घर आया, तो जो वाइफ थी वो खुश, वो भी खुश, कहती बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम खर्चे अपने कम कर लेंगे, हम कुछ तुमसे मांग नहीं करेंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम फिर बाउंस बैक करोगे। वो कहता है बाउंस बैक क्या करूंगा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूं। सारा अमेरिका परेशान था, ये बंदा खुश था। अब या भाई अगले का ट्रेडिंग स्किल, ट्रेड किया, किस्मत, इसने हर बार बेटिंग करनी नहीं छोड़ी। और ये मैं तो ये कहता हूं पैसा बचा के रखो, लेकिन अगर नहीं बचा पा रहे तो अपने अंदर इतना टैलेंट रखो कि तुम्हारे पे कोई दाव लगाने वाला तो हो। उस पे लोगों ने बैंकरप्सी के बाद लोगों ने उस पे दाव लगाया, वो 50-50 शेयरिंग में उसने काम करा, फिर वहां से पैसा कमा के फिर अपना सीधा सिस्टम चालू किया। स्किल है तो आपको कोई ना कोई कहते हैं $1 बिलियन उस समय उसने, $2 बिलियन उस समय उसने कमाए थे लगभग, ऐसा कुछ बताते हैं। ग्रेट डिप्रेशन के समय। और आज वो अमाउंट इतना बड़ा है भाई साहब, $10 मिलियन, $10 मिलियन आज के लिए आप मान के चलो $3-4 बिलियन होंगे। फिगर इधर उधर हो सकती है भाई, मैंने एग्जैक्ट स्टोरी नहीं पढ़ी है, एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। मिलियन बिलियन तो का सारा बड़ा ही है। हाँ, लेकिन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा पैसा था ग्रेट डिप्रेशन में। अब भाई साहब वहां से भी वो बाउंस बैक हुआ। तो मेरा ये कहना है कि शेयर बाजार में अगर आप पैसा हार चुके हो, ये पैसा आपको शेयर बाजार ही वापस देगा, नई जगह ढूंढने जाओगे आपको नहीं मिलेगा। हमारे बुजुर्ग ने हमें बताया है कि तुम्हारी चवन्नी जहां गुमी है ना, वहीं ढूंढो, वहीं मिलेगी। अब चवन्नी यहां गिरी है, तुम ढूंढने वहां जाओगे तो कैसे होगा? अपना एक्सपीरियंस खराब कर रहे हो ना तुम। और मिलेगी जरूर, सीखो उसी से, सीखो। हाँ, गलतियों से सीखो। वो गलती जरूर करनी चाहिए, गलती करोगे तभी तो ठोकर खाओगे, तभी तो सीखोगे, और तभी तो पता चलेगा कि पत्थर कहाँ पे था। और मैं तो ये कहता हूं, लोग कहते हैं कि दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखो, मेरा पर्सनली ये मानना है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना बहुत मुश्किल होता है। आपको फीलिंग्स नहीं पता ना उस समय। जब तक आपको खुद चोट नहीं लगेगी तब तक आप नहीं सीख सकते हो किसी भी तरह से। तो चलो जी भाई साहब, 2020 में अपनी जर्नी प्रॉफिटेबल वाली चालू हो गई। चाइना का काम मैंने बंद कर ही दिया था धीरे धीरे, मतलब स्लो प्रोसेस में वो चल रहा था, करते कराते वो बंद हो गया ऑलमोस्ट धीरे धीरे 2020 के एंड आते आते या 21 में आते आते मैंने 21 के एंड तक धीरे धीरे मैं प्रॉपर 100% ट्रेडर बन गया। और अपना जो स्टाइल था वो यही था, बाय द डिप्स, जबकि वो बहुत अच्छा स्टाइल नहीं है। आप तेजी की मार्केट में बुल मार्केट में बाय द डिप्स करते हो तो वो कामयाब है, चल जाता है, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। 2023 तक मैंने 10 से 12 करोड़ रुपए शेयर बाजार से कमा ली।
15 करोड़ तक हम्म, यहाँ पैसा कमा लिया। अब पैसा कमाया तो टैक्स वगैरह भी दिया, बिल्कुल। जो भी अपने पल्ले पड़ा। मतलब मैं अपने आप को, अब ये मेरा फेज ऐसा चला कि अहम ब्रह्मास्मि, आप भगवान बन चुके थे। अब मेरे को ऐसा लगा कि मैं यार, मेरे को जैसे वही है ना, जेसी लिवरमोर का मैं शुरू से फैन रहा हूँ। हाँ मैंने कहा वो कमा रहे $1 मिलियन, हाँ मैं कमा रहा हूँ 10 करोड़। हाँ। ये ऐसे कैसे चला? कंपटीशन है। हाँ, तो मैंने कहा कंपटीशन नहीं था, मैंने कहा ये बड़ा करना है। इंस्पिरेशन। Okay. हाँ, इंस्पिरेशन कह सकते हो। और ऐसा है ना, यही बाजार है, हम्म, यहां से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा निफ्टी। हम्म, एक बंदा एक लॉट लगा के 7500 कमाएगा, एक बंदा 10 लॉट लगा के 75,000 कमाएगा, एक बंदा 1 लाख लॉट लगा के 75 करोड़ या 750 करोड़ जो भी बने। चलना तो उसमें 100 पॉइंट ही है। बिल्कुल। अब भाई साहब, मैंने अपनी वही कोरोना वाली स्कीम लगानी चालू करी। देखो, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं, पैसे आते हैं ना, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। इस फेज में मेरी प्रॉफिटेबल जर्नी तक की स्टोरी, मतलब लगभग शेयर बाजार में जितने लोग मुझे जानते हैं, उन्होंने यूट्यूब में, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, और मेरे किसी वीडियोस में उन्होंने सुना भी होगा कि अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी चल रही थी। फिर उसके बाद मेरा एक डाउनफॉल भी आया है, जो लोगों को नहीं पता है, जो आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं शेयर करना चाहता हूं कि इतना भी आसान नहीं है कि आपने कमा लिया और आपने बचा लिया और पचा लिया और कंटिन्यूअस कमाते और कंटिन्यूअस कमाते रहोगे। तो ये फेजेस हैं जो शेयर बाजार में आते ही रहते हैं। तो एक टाइम पे मेरा ये हो गया था, मेरे को ये लग रहा था यार 10 करोड़ कमा लिए हैं, तो 10 का फिर 25 कर दूंगा, फिर 50 कर दूंगा, और 100 करोड़ करके मैं ये ट्रेडिंग वेडिंग छोड़ के ना इन्वेस्टर बन जाऊंगा। हाँ। उस समय मेरी ये सोच चल रही थी। अब भाई साहब, वो जो दौर था ना, मिड कैप की चाल शुरू हुई थी 2023 मोटा मोटी। मिड कैप सारे मरे हुए थे, मिड कैप चलना शुरू हुए थे 2023 मार्च अप्रैल वाले टाइम से। तो वहां से जब चले भाई साहब, मेरे को नहीं पता था। मैंने एक सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है, तो इंट्राडे में जिस स्टॉक में तेजी आती है, मेरे को वो सामने दिख जाते हैं। कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, आपको पता ही होगा। स्कैनिंग वाले। हाँ, स्कैनिंग वाले। तो वहां पे सामने जैसे ही जो स्टॉक आया, मैंने कॉल खरीद ली एट द मनी की। दूसरा आया, कॉल खरीद ली। अगले दिन, जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझाता हूं मैंने कैसे पैसे बनाए, ये भी बता दे तो ठीक रहेगा ना भाई। बिल्कुल। पैसे जब बनाए तो कैसे बने। 2-3 करोड़ तो मैं ऑप्शन बेच बाच के प्लस में आ चुका था, लॉस कवर करने के बाद। अब क्या होता है कि सेलिंग में ना, ऑप्शन सेलिंग जो प्रोसेस है ना, बहुत स्लो है। अब सारा दिन बैठ बैठ के 1.5-2 लाख रुपए मैं कमा रहा था। मैंने कहा यार, अब इसका स्वाद मेरे को, फ्यूचर में मैं पहले खो चुका था, ऑप्शन में मैंने दोबारा कवर करा, फ्यूचर में मैंने सबसे पहले शुरुआत फ्यूचर से करी। हाँ। जी। अब भाई साहब, मेरा दोबारा से अंदर कीड़ा जाग गया फ्यूचर का। मैं कहा यार, पैसा तो यहाँ पे है, तो कौन चिंदी चोरी करेगा यार, सारा दिन 10-20 पॉइंट गलाने के चक्कर में अलग आके खराब करते रहो, बैठ के मूंगफली खाते रहो। यहाँ तो खरीदो 2 लॉट 4 लॉट खरीदो, लाख रुपए अंदर। अब ये माहौल ऐसा चला भाई साहब, यहाँ पे मैंने स्टॉक खरीदने चालू करे। जितने मिड कैप फ्यूचर में होते थे सारे खरीदे, आज खरीदे कल ऊपर, आज खरीदे कल ऊपर। जो मेरा M2M आया, वो अगले दिन मैंने, जो कोरोना के टाइम में करा था, वो मैंने लगा दिया। वो करते कराते डेली के 50 लाख 1 करोड़ आ रहे हैं मेरे पास। मैं मतलब वो आपको मान के चलो 10 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से 6 महीने में कमा लिए। अब मैं तो, मुझे कोई समझाए तो मैं समझू कैसे। अब यहाँ पे मैंने 10 करोड़ के साथ, अभी भी जैसे, अभी तो सबको पता ही है कितने नियम सख्त वगैरह हो गए हैं। जो मेरा दौर था जब मुझे ब्रोकर लीवरेज देता था, वो सारी बंद करा दिया। आपने लीवरेज देखी है? नहीं देखी अपने टाइम में ब्रोकर से, लेकिन ये पता है ना, सारी चीजें पता है। वो बंद हो गई तो आपको लीवरेज भी नहीं मिल सकती। रास्ते अभी भी हैं, लेकिन वैसे रास्ते नहीं है जितनी पहले मिला करती थी ना, मार्केट वैसी रही। तो भाई साहब 10 करोड़ के साथ मैंने, सारा कुछ बंद हो चुका था, एक सिस्टम था एक ब्रोकर के पास, 10 करोड़ के सामने 10 करोड़ की लेवरेज ले ली, डबल हो गया बेसिकली। पैसे मेरे 20 करोड़ हो गए। मैं कहा यार 10 से मजा नहीं आ रहा 20 करोड़ यार। देखो, शेयर बाजार है, हर तरह का बंदा है, मैं एग्रेसिव हूं, मैं रिस्क लेता हूं, लेकिन आप सबको मैं ये बता देना चाहता हूं, मेरा जो रिस्क है, मुझे पता होता है मैं बाउंस बैक कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो चुका है और इतनी ज्यादा आनी जानी हो चुकी है ना कि मैं कर सकता हूं। तो लोगों को मैं ये नहीं कह रहा कि इतनी एग्रेसिव होके बेटिंग करो, मैं शेयर कर रहा हूं, मैं शेयर कर रहा हूं कि मैंने ऐसा करा, और ये भी बता रहा हूं शायद अब ना करूं। साथ में ये भी कह रहा हूं, अलग अलग दौर आते हैं, अलग अलग दौर आते हैं।
तो मैं मतलब यार ऐसा क्या होता है ना कि बातें सुन के कोई बच्चा अपना इंस्पायर हो जाता है, इंस्पायर होके ये काम गलत मतलब नहीं, पता ब्लाइंडली नहीं फॉलो ना, नहीं हाँ। करना है। जैसे मेरा क्या है कि मैं जहां से शुरू हुआ ना, मैं वहां से बहुत ऊपर ऑलरेडी आ चुका हूं। चुके थे। तो अगर मेरे पास एक एग्जांपल देता हूं, 1 करोड़ रुपए है ना, तो शेयर बाजार में मैं 20 लाख से ज्यादा अपनी नेटवर्थ का 20% से ज्यादा तो मैं लेके ही नहीं आया। 80% तो सेफ्टी है ही। 80% तो मैं बाहर क्या रख, मैंने कभी 100% तो है ही नहीं ना, मतलब 80% मैंने पहले बाहर रखा, ये वैल्यू उसकी जो भी हो। तो मैं मरूंगा तो 20% से मरूंगा, लेकिन जिंदा रहूंगा 80% से, फिर 10% निकाल के लाऊंगा खेलने के लिए। बिल्कुल। उस दौर में मैंने एक अच्छा काम ये करा कि जब शेयर बाजार चलता है ना, तो प्रॉपर्टी उसके पीछे पीछे चलती है, और उसमें बूम आता है। बूम आता है। एक आध साल के लैग के बाद। हाँ हाँ, तो जैसे शेयर बाजार से लोग पैसा कमाते हैं, वो प्रॉपर्टी में डालते हैं, प्रॉपर्टी में बूम आ जाता है। तो उस समय मैंने जो पैसे कमाए थे, वो पैसे निकाल के, जो मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ थे मोटा मोटी, उसमें से मैंने, आप ये मान के चलो 3-4 करोड़ का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करती। वो मैंने, मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था। उसका रीजन ये था, प्रॉपर्टी में बूम आ रहा था, मैंने कहा कि यार अगर यहाँ तो यार कुल मिला के स्पेक्यूलेशन है, और मैंने ट्रेडर्स की हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, अंदर खाते मेरे को ये पता था कि मैं मरूंगा किसी ना किसी दिन, लेकिन कितना बड़ी चपेट पड़ेगी वो मेरे को 50 करोड़ जाने के बाद पड़ेगी कि 100 करोड़ जाने के बाद पड़ेगी, कहां पे जाके एक्सीडेंट होगा वो नहीं पता, ये मेरे को नहीं पता था। लेकिन मैं जाना चाहता था उस वाली जगह तक कि कहां पे मेरे को चपेट पड़ती आप है। टेस्ट करना चाह रहे थे कहां तक जा पाऊंगा। टेस्ट नहीं यार, भूख, आपको बताया ना, मैं भगवान से एक ही चीज मांगता था, पैसा, और भगवान ने दिया भी। अब उसके बाद भूख बढ़ती गई, तो अब धीरे धीरे ये हुआ कि जैसे शुरुआत में मैं मतलब हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, शनि चालीसा डेली पढ़ा करता था। ये दौर ऐसा आया पैसे कमाने लगा, कुछ यार दोस्त मिल गए तो शराब शरूब पीनी चालू कर दी। पहले मैं मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता था, अब भी नहीं खाता हूँ, उस दौर में खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा एक बात बताओ, विनाश वाला दौर शुरू हो चुका था। मैंने कहा एक बात बताओ, मंगलवार खा लो तो पाप, और बुधवार खाओ तो पुण्य, ये क्या बात है? अब अपने आप को रिबटल दे रहा हूँ, वो जो खाते पीते हैं वो भी साथ में, हाँ हाँ सही है सही है सही है। वो अभी मैं रियलाइज कर रहा हूँ, देखो मैं भगवान को मानता था, लेकिन ये दौर ऐसा आया, मैंने कहा यार अब गलत चीजें यहां से होनी शुरू हो गई। मतलब मेरे अंदर ये आ गया कि यार मैं पैसा बना रहा हूँ, भगवान का रोल क्या है इसमें? ठीक है, मैं ही तो करता धरता हूँ। हाँ, मतलब हम ब्रह्मास्मि, ये सबके अंदर होता है। तो अब ये चीज हुई, तो अब वहां से होता है डाउनफॉल चालू। 10 के 20 करोड़ हो गए भाई साहब, 10 के 20 करोड़ किए, और 20 के 20 करोड़ लीवरेज में लगा के फ्यूचर बाई कर लिया। अब बाजार वहां से टूटना चालू हुआ। पहले आज तक मैंने सुना था ऑपरेटर होता है जो तुम्हें ट्रैप करता है, और वो तुम्हारी पोजीशन देख लेता है। तो फिर वहां से मेरे को रियलाइज, 20 करोड़ से 2 करोड़ पहले उड़े, कहते 8 है मेरे, ऐसे की तैसी, अभी बाउंस बैक करेगा। जैसे वो हम आई नहीं थी उसकी हर्षद मेहता की सीरीज, तो उसमें उसका दोस्त आके चिल्लाता है कि बाजार गिर रहा होता है, बाजार टूट गया, पागल है, आज तक गिरता हुआ नहीं देखा क्या? हाँ। 1 दिन 2 दिन गिरेगा फिर चढ़ जाएगा। तो हम बुल हर्षद मेहता के भी फैन, मैंने कहा 1-2 दिन गिरेगा फिर चढ़ जाएगा। अब भाई साहब वो तो चढ़े नहीं। अब 10 से 8 हुए, 8 के बाद फिर 9 हुए। ऐसे नहीं मारेगा बाजार, वो धीरे धीरे मारेगा। 8 से फिर 9 से फिर 7 हुए, फिर उसके बाद 8 हुए, करते कराते भाई साहब लगभग 5-1 करोड़ रुपए मैंने उड़ा दिए। 23 से लेके मतलब 23 वही मार्च अप्रैल से लेके टिल डेट मैंने 5 करोड़ का लगभग नुकसान कर दिया जी। वही मैंने बताया आपको, 2023 अप्रैल तब तक मैं कमा चुका था 2-4 करोड़। उसके बाद मैंने आपको बताया मिड कैप में रैली आई, आप बता रहे थे आपको याद है 2023 अप्रैल, मेरे को एग्जैक्ट वो याद है। वहां से मैंने पैसे मोटे बनाने चालू करे, और मैंने बताया मैंने क्या किया, पिरामिडिंग ऐसे करी कि मान लो M&M में M&M का 1 लोट आज मैंने खरीदा 1000 रुपए में, कल वो हो गया 1050। मेरे पास जो M2M के पैसे आए उस पैसे से 1 लोट फ्यूचर और ऐड कर दिया, अगले दिन वो हो गया 1100। मेरे पास जो M2M के पैसे आए मैंने उससे 1 और ऐड कर दिया। लेकिन
इस दौर में मैं पुट जरूर खरीदता था। हेजिंग। पुट खरीदने का मतलब हेजिंग की कॉस्ट, क्योंकि मेरी, अच्छा अब ये सोचो 20 करोड़ मैंने आपको बताया है, 10 मेरे, 10 उसके इन्वेस्टर के मार्जिन के, 20 करोड़ से, अच्छा पुट खरीदने के बाद ना, अगर एक फ्यूचर आप लेते हो M&M किसी का भी, लाख रुपए लगते हैं फॉर एग्जांपल, पुट खरीदने के बाद 50,000 लगते हैं। भाई साहब मेरा एक्सपोजर जो है वो 200-250 करोड़ का हो गया था। अरे बाप, फ्यूचर में कॉमन सी बात। हाँ। आप एक लॉट लेते हो, मोटा मोटी आज 5-6 लाख का है, पहले 10 लाख 8-10 लाख का था। 1 लाख में आपको 10 लाख का एक्सपोजर मिला। बिल्कुल। आपने साथ में पुट खरीद ली तो 1 लाख में 20 लाख का एक्सपोजर हो गया। हाँ। बहुत गंदा एक्सपोजर था, लेकिन मैंने वही बात, जेसी लिवरमोर, और दिमाग में था कि कुछ बड़ा करना है, और कॉन्फिडेंस की जगह बोल दो ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा सबसे बड़ी बात, मेरे लिए साथ ये पहली बार हो रहा था कि इतनी तेजी में पैसा आ रहा था। चाइना वाले काम में ना मैंने जो पैसा कमाया, मैंने वहां देखो, और कोई बिजनेस आप करते हो ना भाई, वहां गवाने का स्कोप बहुत कम होता है। उसमें क्या होता है कि मान लो आपने 1 करोड़ कमाया, तो ऐसा नहीं है कि आप 50 लाख गवा दोगे, वो 1 करोड़ आपका हो चुका है, टैक्स ही दोगे ना। बिल्कुल। उसमें खोने का गम उतना नहीं है। हाँ, नुकसान ये हो सकता है कि आपने माल मंगाया, माल खराब निकल गया, उसकी फाइट होगी, मतलब 1 करोड़ कभी जीरो नहीं होंगे आपके। शेयर बाजार है जहां हो सकते हैं। हाँ, बिजनेस में आप कुछ ना कुछ करके कमा लोगे, माल ज्यादा दिन पड़ा रह तो जाएगा, वहां जैसे मैंने 1 करोड़ कमाया, 50 लाख का फ्लैट खरीदा, 50 लाख से फिर काम कर लिया, फिर 1 करोड़ कमाया, फिर 50 लाख की चीज, मतलब आप धीरे 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 स्लोली मोड में, खोने का स्कोप वहां पे कम होता है, अनलेस आपका बहुत बुरा टाइम ना आ जाए। मतलब बुरा टाइम कहने का मतलब, जाके राम कुरूपे होए ताकि मत पहले हर ले। मतलब बिजनेस में भी लोग फेल हुए, लेकिन शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स एक दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो जब मैं अप्स एंड डाउन्स कह रहा हूं, तो मेरी नजर इस समय सिर्फ अप्स में थी, डाउन्स में नहीं थी। मैं जब आपको ये बात बोल रहा हूं तो मैं खुद इस बात को मानता हूं कि इस बाजार से, अच्छा चाइना का जब मैं काम कर रहा था तो अपना टारगेट 100 करोड़ का नहीं था। अपना टारगेट ये था कि यार बहुत हो गया, अब लाइफ चलती रहे, महीने की 5-10 लाख या जो भी अपनी कमाई आती रहे, घर अपना हो गया, दुकान अपनी हो गई, प्रॉपर्टी बन गई, चलो बच्चे हो गए, सब सिस्टम बन चुका है, अब लाइफ कट जाएगी। शेयर बाजार में आने के बाद मेरे को दिखा यार 100 भी बना जा सकता है यहां आने के बाद, तो बहुत तेजी से। बिल्कुल। अच्छा वो दौर भी मैंने देखा, तेजी से पैसा आया भी। अब यहाँ पे मैं एक बार आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, चूंकि देखने वाले काफी लोग हैं, वो यंग बच्चे भी हैं, एक्सपीरियंस लोग भी हैं, सारे हैं। कभी भी लाइफ में रिस्क लेने से पहले एक चीज को याद रखना कि पूरा आपने कभी नहीं खोना है। पैसा भगवान नहीं होता है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता है। मेरा ये कहना है, अगर आपको खेल खेलना आता है तो इस खेल में आप एक दिन तो पास जरूर होगे, लेकिन खेल खेलने के लिए आपके शरीर में ताकत तो रहनी चाहिए। तो शेयर बाजार की ताकत होती है पैसा। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हो, मुंह उतार के बैठ जाओगे। हाँ, फाइट फिर भी आपकी रहेगी, क्योंकि ये जीवन है। जो संघर्ष करेगा वो पार पाएगा ही पाएगा। संघर्ष कई प्रकार के होते हैं, या तो पैसे से संघर्ष कर लो, अब सारा पैसा अगर आपने खो दिया है तो अब आपको मंगता बनना पड़ेगा ना। बिल्कुल। चाहे स्ट्रेटजी का, चाहे जैसे पहले क्या था हमारे इंडिया में, ब्रोकर जब मार्जिन देते थे, अरे भाई कहीं से 5 लाख लेके आए, वहां से मार्जिन खुलवा लिया 1 करोड़ 2 करोड़ का, इंट्राडे के एक्सपर्ट आप बन गए, आप फिर दोबारा बन जाओगे। अब तो वो भी बंद हो गया है। बिल्कुल। गवर्नमेंट ने सख्ती कर दी, सेबी ने। मैं इस पूरे वर्ल्ड में आज भी चालू है, आपको मैं ये बता देता हूं। मैं मतलब सेबी के इन सब चीजों को मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता हूं, जो इन्होंने बंद बुंद ये सब मार्जिन मुर्जिन करा है ना। स्कोप था लोगों के पास गरीब से अमीर होने का, जब मार्जिन मिलता था। अरे खोने को तो 5 लाख है, मैं नहीं काटूंगा तो ब्रोकर तो काट ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रोकर मेरे घर पैसे मांगने थोड़ी आएगा। हालांकि लीगली वो आ सकता है कि मैंने 5 लाख जमा कराए, उसने 1 करोड़ का मार्जिन खोला, M2M अगर 6 लाख का आ गया तो आपसे मांगने आ सकता है, पर वो 5 लेकिन काट वो देगा। बहुत लंबी लड़ाई है, वो 4 तक में काटना शुरू कर देगा। वो वहां तक जाने ही नहीं देगा। तो खोने को इतना ही था तो, लेकिन मैक्सिमम हर्ड खो रहा था, मैक्सिमम पब्लिक खो रही थी।
तो जब मैक्सिमम पब्लिक खो रही थी, कुछ तो कमा रहे थे, वो भी तो हम ही में से कोई एक होंगे जो आज खो रहे हैं, हो सकता है कल को वो कमा ले। ये भी तो उसमें है ना। अभी आपने मार्जिन करके एक रास्ता बंद कर दिया, लोग जो डटे रहेंगे, टिके रहेंगे, वो रास्ता फिर ढूंढ लेंगे। रास्ते तो निकल ही जाते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है ना भाई जी, आपके ऊपर दाव लगाने वाले बहुत लोग होंगे, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, आपको अप्रोच करनी पड़ेगी। मैं बात उस समय की कर रहा हूं, अगर आपकी गलती की वजह से आपने सारा कुछ खो दिया है। देखो, अगर ये एक 20 साल का लड़का करता है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं मानता। अगर कोई ये 40 साल का करता है तो गलत इसलिए है कि उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी है। बिल्कुल। उसकी फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, लिखाई है। अब इस स्टेज से बाउंस बैक तो आप कर ही जाओगे। देखो, मैं एक बात बता दूं, अगर आप ढीठ हो, पंजाबी में कहते हैं डट डे, अगर आप ढीठ हो ना तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। आप टिके रहो, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, अगर आप लगे रहोगे तो पैसा आएगा ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले तो लर्निंग, शेयर बाजार में अगर आप नए हैं तो मैंने भाई साहब अपनी लर्निंग में ना, कोर्सेस में 10 से 15 लाख रुपए खर्च करें और कम से कम 20-25 आदमी का कोर्स किया। और यहाँ पे तो कोर्स खरीदना ही गलत माना जाता है। नहीं, मैं इसे बिल्कुल गलत नहीं मानता हूं भाई साहब। आप खोने को लाखों खो दोगे, यहाँ 10-20-50 हजार जो भी जिसका जो भी सिस्टम हो। मैं ये नहीं कह रहा मैं कोर्स बेचने आया हूं ना, मैंने अभी मेरा कोई ऐसी प्लानिंग है, हो सकता है कल को कर दूं, लेकिन अभी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जो आपको अच्छा लगता है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। हो सकता है उस सीख से अगर आप ज्यादा खोने वाले हो तो कम खो दो। तो भाई साहब, अगर आपको ये लगता है कि वो कोर्स जो सिखा रहा है वो कमा जाएगा मेरी वजह से, तो मैं क्यों खरीदूं? अरे यूट्यूब में अब यूनिवर्सिटी है भाई, फ्री वाले देखो। वो जिसके पास पैसे हैं वो फिल्टर करके फटाफट सीख जाएगा। आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है, आप टाइम देके सीख जाओगे। यही चीज हम हमेशा बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में सिस्टमैटिक तरीके से सीखना है तो आप पैसे देके कोर्स सीख सकते हो। आपको शॉर्ट में सिखा देगा सामने वाला, आप समय दे सकते हो, आप दिन भर बैठ के वीडियोस देखो, आप उन चीजों का जिस्ट निकालते जाओगे, सीखते जाओगे। तो इसमें क्या है ना अंकित भाई कि ठीक है, दो तरह के लोग हैं। अब एक लोग है जिसके पास कम पैसे हैं लेकिन समय ज्यादा है, तो दो ना समय यार, सारा कुछ यूट्यूब में मिले। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें टाइम देना पड़ेगा और धीरे 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 तुम सीख जाओगे। रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं ये बोलूंगा लर्निंग पहले करो। और मैं ये नहीं कहता कोई, आजकल देखो कई लोग, अभी सेबी ने एक जो एजुकेशन वाले हैं, जो अभी औरत फेमस है लेडी, उनके ऊपर फाइन करा ना 50-60 करोड़। नाम ले लेंगे बट हाँ, नहीं नाम तो ले ही लेते हैं, पटेल है, क्योंकि जब नाम पेपर में आ चुका है, हर जगह आ चुका है, तो हम क्यों? अस्मिता पटेल। मैं अमीषा पटेल कहने आप अलग चले गए। नहीं, वो कहो ना प्यार, जी इसीलिए कह रहा हूं, ऋतिक रोशन की, और उसकी हिट मूवी हुई थी, बहुत अच्छी मूवी थी। तो वही, तो उन्होंने उस पर फाइन लगाया। मैं नहीं कहता वो उनके कोई कोर्स की फीस है 10-10, 15-15 लाख रुपए। जी मैं भी तो इसको सही नहीं मानता हूँ यार। 15 लाख देख के टेक्निकल एनालिसिस सीखने जाएंगे क्या यार? गलत है ये। हर चीज की एक सही रेंज होती है प्राइस की। अच्छा, वो कोई जादू नहीं सिखाते। अब उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट ये है कि जो 5-10 करोड़ वाले हैं वो मेरे पास हैं, वो मेरे को 10-15 लाख देके जाए। उनका ये टारगेट है। अब जो छोटे हैं उनके 5-10 हजार होते होंगे। मेरा ये कहना है कि सीखो, सीखने में कोई बुराई नहीं है। बचपन से आपने सीखा है, कोचिंग पे पैसा लगाया है, हर चीज में कोचिंग होती है, इसकी कोचिंग लेके करो। अपने ऐसे ही, मतलब आपने तलवारबाजी भी करनी है। मैं कहता हूं जीवन एक युद्ध है, युद्ध तलवार से लड़ना है, तो तलवारबाजी भी सीखोगे ना यार, बिल्कुल, कि एक्सपीरियंस करके सीखोगे। युद्ध मैदान में उतर जाओगे, वहां मर के सीखोगे क्या? और रियल बात यह है कि एजुकेशन में जितना पैसा लगता है उससे बहुत ज्यादा लॉस लोग ऐसे ही कर देते हैं बिना सीखे। मैं किसी कोर्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मन की बात बता रहा हूं। बिल्कुल कि अगर आप नए हो तो जरूर सीखो, सीखना चाहिए, सीखना अच्छी चीज होती है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों के लॉस कर दिए, और उनको अभी ये भी नहीं पता कि कॉल ऊपर जाता है तो क्या होता है पुट नीचे, क्योंकि वो बस किसी ने बोल दिया कॉल खरीद लो, किसी ने बोल दिया पुट खरीदो। उनको यही नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल भागता है और पुट गिरता है। हाँ बताओ, तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए गवा चुके हैं। तो इस ऑडियंस को कम से कम आप जो काम करने जा रहे हो ना, उसको आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। मैं ऐसा लॉस करके उससे आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे थे तो उससे सीखोगे क्या?
भाई साहब मेरी पहली शुरुआत जब मैंने फ्यूचर करी ना, तो भी मैंने लाख रुपए के कोर्स किए थे आईसीआईसीआई डायरेक्ट से पहले। मैं नहीं कहता, हर बंदे का अपना सिस्टम है, आप सस्ते वाले ढूंढ लो, सिखाएगा वो भी वही जो महंगा वाला सिखाएगा, ये भी बता देता हूँ। सिखाना सबने सेम है, कोई होली ग्रेल नहीं है, बदल जाता है। कोई होली ग्रेल नहीं है, बाकी आपने एक्सपीरियंस से ही गेन करना है। लेकिन सीधी सी बात, बेसिक बनाना पड़ेगा, बेसिक आपको सीखना पड़ेगा और डटे रहो। तो बात आ गई मेरी इस दौर में, मैंने ऐसे पिरामिडिंग कर करके डेली 50 लाख 1 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ पूरा प्रॉफिट आ गया। मैं अपनी अलग दुनिया में घूम रहा था, 50 करोड़ 100 करोड़ अपना बना लेंगे, फिर इन्वेस्टर बन जाएंगे। फिर मैं झुनझुन गूगल करता था, झुनझुन वाला हाउ मच मनी, स्टार्टअप्स में कितना इन्वेस्ट करना है, शार्क टैंक पे सपनों में तो मैं राजा बन गया था। अच्छा, राजा बनने के लिए पैसे आ रहे थे, ऐसा नहीं खाली सपने थे, पैसे आ रहे थे यार, दिख रहा था। तो स्टार्टअप वाला दिमाग नहीं आया था उस समय। अच्छा। भाई मेरे को इन्वेस्टर बनना था। तो मैंने कहा कि उस समय मैं एक बॉम्बे में फेमस आदमी है, मैं 50,000 रुपए दे के 1 घंटा मिलने में गया था उनसे, इन्वेस्टर से। समझ गए। हाँ। तो मैंने कहा भाई सीख लेते हैं, अभी तो पैसा कमा रहे। अच्छा भाई साहब मैं बताता हूँ, उस दौर में जब मैं सीख रहा था, मेरे लिए ना इतनी तेजी में पैसा मैंने नहीं बनाया था। मैंने स्लो मोड में दूसरे बिजनेस में बनाया, इस स्पीड से कभी नहीं बना था। मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसा 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 करता हूँ, अब मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन चलो एक बात बता ही देता हूँ कि ऐसा 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 करता हूँ, और आपको क्या लगता है ये बुल रन कब तक चलेगा? अब वो इन्वेस्टर उसका बस चले, वो कहता बुल रन खत्म ही नहीं होता। बियर रन तो किसी भी बुल से बात करोगे ना, इन्वेस्टर से, जो फंड मैनेजर होता है, वो कहता है मंदा मुंदा कुछ नहीं होता है, और इन्वेस्टर के लिए 2-4-6 महीने की गिरावट होती भी नहीं। हाँ, वो कहता है तेजी होती है। उसने बोला कि भाई ये 2 साल तक चलेगा। अब मेरी नजर में वो बंदा पुराना एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, पैसे वाला, मैं नया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। हालांकि आप ये भूल चुके थे कि 3 साल से उसने भी पैसा नहीं कमाया मार्केट में। चलिए वो अलग बात है। अभी कहाँ बनाया आप? कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर, कोई भी नहीं इन पोर्टफोलियो, मैंने जहां तक सुना, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन मैंने यूट्यूब में देखा है, रील्स देखी है, जिनसे मैं मिलने गया, वो जो है अपनी जो रिटर्न है वो निफ्टी को भी बीट नहीं कर पाए। सही बात है। मैं चेक करने नहीं गया हूँ, 1-2 साल तो बहुत हैवी नेगेटिव में भी गया। नेगेटिव मैं देखो, मैंने सिर्फ YouTube में देखा है। हाँ, हम कोई प्रमाणित गारंटी से नहीं कह रहे। मैंने खाता नहीं जाके देखा, छप्पा नहीं है हमारे पास, पर है यही। अगर आपको पता है तो आप रिसर्च में कमेंट में बता दो। हाँ बिल्कुल, आज आप देख लोगे तो भाई आज तो सबके हाल बुरे ही है। फिर अब सीधी सी बात है, इसमें कपड़े कुपड़े सबके फटे हुए, कच्चा बचा हुआ है। बहुत बुरा हाल है। वो भी मार्केट खींच रहा है, वो भी मार्केट खींच रहा है यार। देखो तो सही अंकित यार, मिड कैप स्मॉल कैप जैसे जा रहे हैं जी। आज मैं कल की एक बात करता हूँ, बीच बीच में ना वो बात याद आ जाती है। कल YouTube चैनल में एक बंदे का सुन रहा था, आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मिस्टर नरेन है कि नारेन है, जो भी है, म्यूचुअल फंड आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड वाले जो फंड मैनेजर है, उन्होंने बोला कि ये जो पैसा तुम लोग सिप लगा रहे हो, ये एक बबल है। इस बबल तो वर्ड नहीं यूज किया, स्मॉल कैप मिड कैप के लिए बोला। हाँ, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप के लिए बोला है कि ये बहुत ज्यादा हाई वैल्यूड है, बहुत ज्यादा वैल्यू है इसके अंदर, और हमारा कोई नुकसान नहीं है इसमें। आपका पैसा, आप हमें पैसा दे तो हम खरीद लेते हैं, अंतोगत वो आपका नुकसान है। तो मैं ये बोलूंगा कि अभी स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा नहीं डालो। मैं मतलब उन्होंने बोला एसआईपी बंद कर दो, उन्होंने क्लियर बोला। उन्होंने क्लियर बोला। इनफैक्ट उसके बाद क्या रीजन रहा लीगल या वो मुझे नहीं पता, बट उनके वो वीडियो हटा दिया गया था, और वो पार्ट भी हटा दिया गया बाद में। हाँ, वीडियो आ गई, लेकिन मैं देख चुका था वो। एक बार अगर कोई चीज इंटरनेट पे आ जाती है तो वो रहती है, वो रील्स में मिल जाएंगी आपको। पर उन्होंने पूरे वीडियो में से वो पार्ट कट कर दिया था। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं। अब क्या रीजन है, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे। एक रीजन ये हो सकता है कि या तो कंपनी को लगाओ कि कहीं एसआईपी बंद ना हो जाए, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, उनका बिजनेस है ना, गलत तो वो भी नहीं बोल रहे। दूसरा रीजन हो सकता है कि मे बी कुछ लीगल रीजन भी रहा हो कि वो उस तरीके से बोलना अलाउड ना हो कि पैनिक हो जाए मार्केट में। हाँ, जो भी रीजन रहा हो, मेरा सवाल ये है, आज से 6 महीने पहले जब मिड कैप टॉप में था, आप तब आके क्यों नहीं बोलते हो कि ये ओवर वैल्यूड है? आज वहां से 20% डाउन है, तब तुम्हें ओवर वैल्यूड लग रहा है। 20% पहले बोल देते ना भाई, बंदे बचते तो सही तुम्हारे कहने पे। इस पे मैं एक चीज बस बोलना चाहूंगा, कमेंट्स में गेस करना, नाम सबके लेना ठीक नहीं है, बट एक म्यूचुअल फंड है पीपी करके। अच्छा, पीपी का शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म सब निकाल लेंगे। हाँ ठीक है। उनके जो आई थिंक ओनर हैं या फाउंडर हैं, उन्होंने बोला था उस टाइम पे। अच्छा, उन्होंने बोला था उस टाइम पे कि कोई बहुत तेजी में है,
और ये वायरल हुआ था इनका कहना या नहीं, या दबा दिया गया ट्वीट किया था, वायरल हुआ था। अच्छा, मतलब मेरे तक तो पहुंच गया, और मैं ट्विटर खोलता नहीं हूँ, तो मतलब मेरे तक पहुंच गया तो वायरल ही हो गया, लोगों के पास पहुंचा ही होगा। तो लेकिन उन्होंने क्लियर बोला था कि अब भले ही बुक करो ना करो वो तुम्हारी मर्जी, और मत डालो, और मत डालो, उन्होंने बोला था। ठीक है, जिन्होंने माना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अब बोला है। जिन्होंने उस मानना, तो जिसने नहीं मानना है उसे नहीं मानना है। लेकिन मैं कहता हूं अगर तुम उस समय तुम बोल देते, और आज यूट्यूब में लोग आपका नाम लेके, आईसीआईसीआई डायरेक्ट के जो म्यूचुअल फंड वाले जो हैं उनका नाम लेके कह रहे हैं कि बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, और सन 90 के दशक से वो इस मार्केट में है, तो इसका मतलब अप्स एंड डाउन्स बहुत देख लिया है उन्होंने, इनकी बात मानी जा सकती है। तो उस समय आके बोल देते ना मेरे भाई, कई बच जाते। आज की डेट में भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ऐसे मेरे पास फोन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे, मतलब कुछ मेरे, मैं खुद बता रहा हूँ नुकसान में हूँ यार, बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब मैं नुकसान में हूँ, मैं तो कवर कर लूंगा। अब जो मेरे दोस्त का फोन आ रहा है जो कैश में काम करता है, भाई साहब कोचिन शिपयार्ड ले लो, आप कॉनकोर ले लो, रेलवे के RVNL ले लो, भाई साहब अनाप शनाप भाव में खरीदे हुए हैं, और एक 40-50% डाउन है आज। अब होता क्या है, लास्ट ईयर जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे ना 4 जून को, बहुत क्लियर स्टेटमेंट हमने दिया था कि अंधी तेजी आई है 2 साल से PSU बैंक, रेलवे, डिफेंस में। और जब भी किसी सेक्टर में अंधी तेजी आती है ना, वो 2 साल 3 साल ज्यादा से ज्यादा चलेगी। ठीक है, क्योंकि हर चीज की एक साइकिल होती है। बिल्कुल सही। ये बोल लो कि ग्रोथ हो रही है, ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, हम भी मान रहे हैं, बट हर चीज का एक दाम भी तो होता है। हाँ, अब ये एक्सपीरियंस होगा ना लोगों को, हुआ है, हो रहा है। अब यार देखो, मैं खुद बताऊं, मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये वाले शेयर कभी नहीं खरीदे थे। कॉनकोर मैंने खरीदा, लेकिन मेरी एक पुट बाई होती थी। मैं यही कह रहा हूँ ना, शेयर बाजार में जीत के लिए एक तो आपके पास पैसे होने चाहिए, एक रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, कैलकुलेशन। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट, कि आप अगर खोओगे तो इतना खोओगे, पाओगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसको आप अगर ऐसे बना के चलोगे ना, तो शेयर बाजार इतना पैसा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और आपको बाउंस बैक करना आना चाहिए। तो मैं पिरामिडिंग कर रहा था, वो उनकी बात हो गई ना म्यूचुअल फंड वाली, मैंने कहा एक बार बता देता हूं, मेरे अंदर की बात थी यार, पहले बता देते ये बात तो शायद कोई तो बचता। मैं कहता हूं लाखों में एक ही बच जाता, बचता वो भी नहीं। बट उस टाइम तो SIP पीक पे थी ना। हाँ, SIP क्यों रोकना? SIP तो खैर मेरे ख्याल से अभी भी कल डेटा आया है, या आज डेटा आया है, तो अभी कम नहीं हुई है, 27,000 करोड़ की है अभी, तो वो कम नहीं हुई है ना, उम्मीद बढ़ी ही है। उम्मीद गिरावट में नहीं टूटती, उम्मीद गिरावट के बाद की गिरावट में टूटती है। देखो, ये ऑपरेटर जो है ना इस बार का, वो बड़ा बदमाश है, वो टर्न बाई टर्न मार रहा है। पहले उसने किसको मारा? मेरे जैसे फ्यूचर वालों को, ठीक है, जो बेचारे पुट भी खरीदते हैं तो भी। फिर उसने मारा कैश वालों को, ऑप्शन वाले तो मरे गए, वो तो मरेंगे ही, वो हमेशा ही मरे रहते हैं। वो तो मरेंगे ही। फिर मारा खरीदने वाले की जेब खाली, बेचने वाले की तिजोरी खाली। हाँ, ये झुनझुन वाला जी कह गए थे। देखो, ऑप्शन वाले कमाते भी हैं, और बहुत, एक मेरा यार दोस्त, 99% लोगों की कहानी बता रहा हूं यार, अपने सर्कल में जो भी है ना, सब ट्रेडर हैं, और मैक्सिमम ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा बनाते हैं, और सबने मेरे से भी कई गुना ज्यादा बनाया हुआ है कईयों ने शेयर बाजार में। तो ठीक है, ये एक्सपीरियंस है, लगे रहोगे पैसा मिलेगा। मैं मारने की बात कर रहा हूँ, मारने का तरीका इनका देखो। अब जो मारे जा रहे हैं ना, वो MTF वाले मारे जा रहे हैं, मार्जिन ट्रेडिंग, सबसे ज्यादा प्रमोट भी हो रहा है वो। हाँ, MTF क्या था, बंदा कहता है फ्यूचर नहीं खरीद सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो वो मैं मोटा मोटी 3 लाख के शेयर ले सकता हूँ, या 4 लाख, एक तरीके से लोन पे शेयर कैश में। तो वो शेयर अगर फ्यूचर में नहीं है, तो कैश वाला शेयर आप MTF में ले सकते हो। और अगर आपने 1 लाख की जगह 3 लाख का माल उठाया है, इसका मतलब ये होता है अगर शेयर 30% गिरता है तो आपके पैसे जीरो हो जाते हैं। तो ये जो ऐसे शार्प फॉल आ रहा है ना, ये मार्जिन फंडिंग का आ रहा है। अब मेरी एक पर्सनल थिंकिंग है, आज की डेट में FII इतना माल बेच रही है, रीजन जो भी हो मेरे को नहीं पता है, रीजन जो मेरी छोटी बुद्धि समझती है वो ये है कि रुपया इतना कमजोर हो चुका है कि इस भाव में अगर वो निकल के जाते हैं तो वो प्रॉफिट में है। मार्केट कहीं भी हो, रुपए के फॉल से वो प्रॉफिट में है, क्योंकि उनको, हाँ बिल्कुल, तो इस वजह से वो निकल के जा रहे हैं। वो तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक रुपया नहीं गिरेगा। ये मेरी एक छोटी सोच है, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, जितना मैं बाजार को समझता हूं। जब तक FII नहीं आएंगे, बाजार ऊपर नहीं जाएगा। आप लिखवा लीजिए मेरे से, ये तो हमारा खुद का कहना है। हाँ, उनको वापस आना पड़ेगा, पहली बात तो ये होगी। अब आज की डेट में बाजार का क्या है कि FII पैसे निकाल रही है, बिल्कुल, DII पैसे डाल रही है। मैं मर गया, फ्यूचर वाला मर गए,
ऑप्शन वाले मर गए, आपकी कब्र पे तो लग चुका है। हाँ। नहीं, मेरी कब्र क्यों खुदवा रहे हो भाई? मतलब फ्यूचर वाले की आप फ्यूचर वाले की, पत्थर लग चुका है। कब्र किसी और की खुदेगी भाई। अरे हम तो झंडा गाड़ेंगे, हम झंडा गाड़ने वाले। मेरे कहने का मकसद ये है, फ्यूचर वाले मर गए, ऑप्शन वाले मर गए, MTF वाले मर गए, मरने के कगार पे हैं। अब इनके पास तो ऑक्सीजन पे, अब पैसा नहीं बचा, नहीं, अब सिर्फ बची DII, म्यूचुअल फंड, जो SIPs आ रही हैं या जो एक मुश्त पैसा आ रहा है। अगर ये थोड़ा सा भी रुक गया ना, आप एक फ्री फॉल देखोगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं मतलब बुल हो के मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस समय बाजार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ये ऊपर, आप लोग देख ही रहे हो, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, और जितना ऊपर जाता है उसे डबल स्पीड में नीचे आ रहा है, उछाल के मार रहा है। लेवल्स में अगर दे भी दूं ना, तो आज की डेट में लेवल्स की कोई वैल्यू नहीं हो रही कि इसके ऊपर खरीद लो, इसके नीचे बेच दो। मैं वो काम नहीं कर रहा, कुल मिला के नहीं निकल रैली और करेक्शन में बस ट्रेंड होता है, लेवल नहीं होते। तो इस समय एक ही इंडिकेटर है, FII। अगर FII बायर होती है तो आप एंट्री ले सकते हो, मेरे जैसा बंदा डेरिवेटिव प्रोडक्ट में एंट्री लेगा, और नहीं तो इंट्राडे करो। इंट्राडे का एक फायदा मैं बता देता हूं, वो ये है कि आपके हाथ में है कि मैंने इतना खोना है और देखता हूं कितना कमा सकता हूं। उसमें आप चाल चल लो, उसमें लेवल्स प्ले कर लो, जो इंट्राडे में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, स्टॉप लॉस रख के, और कटने दो टाइम। अगर यहां से तेजी आ गई ना और FII वापस आ गई और बाजार यहां से 5% ऊपर भी चला गया, तो वो 5 ही नहीं जाएगा, वो वहां से 25 जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 5% बाद चढ़ जाएंगे, कंफर्मेशन तो आ जाएगी यार। बिल्कुल, कोई हम इन्वेस्टर थोड़ी हैं, जो इन्वेस्टर है तो उनके लिए तो मौका है। पैसे बचे हैं क्या उनके पास? किसी के पास नहीं होते पैसे फॉल में। जो इन्वेस्टर होते हैं कहां से पैसे लेंगे यार, बताना। और एक बात बता देता हूं, इस समय आप जितना भी दिमाग लगा लो, जितनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड चीजें ले आओ, जब पैसा हर बंदा खो रहा होता है ना, कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेता है। बिल्कुल, कोई कुछ, किसी के पास पैसा नहीं है इस समय। मैं इसीलिए कह रहा हूं, बाजार ऊपर जाना बहुत मुश्किल है इस समय, बिना पैसे के नहीं जा सकता है बाजार, और पैसा FII को डालना पड़ेगा। हम लोग का सेंटीमेंट वैसे ही खराब हो चुका है, रिटेलर के पास पैसा बचा नहीं है इस समय। मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मेरी यही चीजें हम अपने रोज के लाइव में बताते हैं कि ये जो गिरावट हो रही है, ये सेंटिमेंटल गिरावट है। ये सेंटिमेंटल गिरावट के साथ FII तो बेच रही है ना। FIIs का तो है, FIIs को तो चलो अपन अगर डेटा वाइज देखे, DIIs मैच कर रहे हैं, सट्टा बट्टा कर रहे हैं, ठीक है, वो जितना बेच रहे हैं उतना ये मैच उतना खरीद रहे हैं। कब तक? दूसरी चीज, सीप के जरिए पैसा आ रहा है, बट उसके बाद भी अगर सेलिंग हो रही है, ये सेंटिमेंटल ही सेलिंग है। सेलर का पलड़ा भारी है, लोग पूरा सेलर का पलड़ा, सेलर बायर तो देखो घूम फिर के हमेशा बैलेंस ही होंगे, तभी सौदा होगा। भाव वाली बात है ना, वो तो दोनों बराबर ही होंगे। पर कौन सामने से आ रहा है, ठोकेगा तो गिरेगा, और खरीदने वाला बाजार ऊपर नीचे सेंटिमेंट में करता है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर। इस समय सप्लाई हो रही है, वो बेच रहे हैं, वो किसी भी भाव में बेच रहे हैं। आज अगर FII चाहे, आज की बात करता हूं, आज बाजार लगभग 250 तक लेके गए, 23,250 तक। कहीं से भी नहीं लग रहा था ये बाजार नीचे आएगा, फिर देखो नीचे गिरा दिया, 23,050 पे मोटा मोटी बंद किया, या 23,040 पे बंद किया। भाई साहब, FII अगर 4 दिन रुक जाए ना, मेरे से अगर दिमाग मांगे, मैं रुक जा 4 दिन, थोड़ा सा ऊपर तो जाने दे, और DII खरीदना चालू करे, सेंटिमेंट सही करा दे, 500 पॉइंट ऊपर ले जाए। बार बार इन्होंने यही करा इस बार, उछाल के, वही तो कह रहा हूं, उछाल के। अरे भाई साहब, दिसंबर में बड़ा गंदा ऑपरेटर है इस बार का। दिसंबर में क्या होता था, माल पीटते थे, गिरता था, और फिर दोपहर तक ऊपर, ताकि वापस से लोग बुलिश। अब मैं वही तो कह रहा हूं, अब क्यों यहाँ क्यों बेच रहे हो? 500-700 पॉइंट ऊपर ले जाओ यार, वहां बेच लेना, उसमें कुछ गरीबों का भला हो जाएगा भाई। क्या पता अब उनके पास इंतजार करने का समय ना बचा। हाँ, अब कुछ भी हो सकता है उसका रीजन। तो मेरे को बाजार अभी कमजोर ही दिखता है, मेरे से पर्सनली पूछो तो। जैसे बजट के बाद मैं थोड़ा सा बुलिश फिर हुआ था, बुलिश तो मैं हमेशा रहता हूँ, अब मैं बुलिश बंदा हो के बेरिश बातें कर रहा हूँ। मैं शॉर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी आदत नहीं है, अभी मैं नहीं करूंगा शॉर्ट, मेरे को दिखता है मैं तो भी नहीं कर सकता, दिस इज नॉट माई फोर्टे। लेकिन एक बात है, जब बुलिश ट्रेंड आएगा ना, तो मैं 1 का 2 नहीं करता हूँ, फिर 1 का 100 करता हूं मैं। वो मेरा स्टाइल है। अब वो टाइम आएगा जरूर, हो सकता है 1 साल में, हो सकता है 2 साल में, हो सकता है 5 साल में, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना आए, आना तो है ही ना। अगर बाजार ये कंसोलिडेट कर जाता है, और ये कहते हैं ना जो बाजार महंगा है, बाजार महंगा है, तो अर्निंग तो आएगी ही ना कंपनी की।
अर्निंग आने से फिर बाजार 30 गिर जाएगा तो बाजार सस्ता हो ही जाएगा ना। टाइम करेक्शन जनरली फोर्थ क्वार्टर अच्छा रहता है इंडिया के बाजारों की। बाजार तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, आज जाए चाहे कल जाए, जाना तो इसने ऊपर ही है। लेकिन अभी मैंने इतनी चोट खा ली है ना भाई, मेरी जो स्टाइल है सृजन, मैं ना हर बाउंस में बाई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा बाउंस पार हो जाएगा। कम से कम 25-50 बाउंस में मैंने चोट खाई, इतने पैसे ऐसे थोड़ी गंवाए हैं, स्लो प्रोसेस में गंवाए हैं मैंने, और इधर 5-7 महीने में ज्यादा गंवाए हैं। जो ये चला है ना जब से अक्टूबर से, ब्लड बाथ, हाँ ब्लड बाथ कह लो। और सबसे गंदी मार ये जो ऑपरेटर आया है ना, ऊपर ले जाके बुलिश कर देता है, फिर ठा करके नीचे फेंकता है। तो कुल मिला के निचोड़ यही निकलता है कि इस समय आज की डेट में अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कैसे कमाया, मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी कैसे गवाया। मतलब जैसे ही ये बाजार ऊपर आया मैंने बाई करने की कोशिश की। मैं पुट हमेशा बाई करता हूं, जब भी मैं फ्यूचर बाई करता हूं उसके साथ में हेज मैं खरीदता हूं। अब जैसे जैसे बाजार ऊपर चलेगा ना, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो निफ्टी है 22,000 पे, मैंने 22,000 पे उसे लॉन्ग कर दिया, तो मैं 21,500 की एक पुट खरीद लूंगा। 500 पॉइंट दूर की मैं खोऊं तो 500 खो, मेरी पहली बेट ये होगी। अब जैसे ही निफ्टी 22,000 से 22,200 होगी ना, मैं अपनी पुट 21,500 से उठा के 21,700 पे ले आऊंगा। अब खोने को मेरे पास 300 पॉइंट है। अब जैसे ही वो और 100-200 पॉइंट ऊपर जाएगी ना, तो यहां पे मैं एक फ्यूचर और ऐड करूंगा और 22,000 की पुट खरीद लूंगा। और फिर जैसे ही बुलिश होनी जाएगी फिर मैं 4 करूंगा और पुटे ऊपर चढ़ाता जाऊंगा। मतलब पूरी प्रॉपर पिरामिडिंग करूंगा। शुरुआत मेरी छोटी होती है, उसके बाद मैं ऐसे ऐसे फैला देता हूँ, जाओ जहां तक जाओगे, लेकिन साथ साथ में पुट ऊपर चढ़ा के रखता हूं, तभी मैंने पैसा पूरा नहीं खोया है। वो पैराशूट हमेशा रहता है पीठ पर। मतलब मैं एक बार प्रॉफिट में आ गया ना, प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेते हो आप, फिर मेरी प्रोबेबिलिटी खोना तो पड़ता है, लेकिन बहुत कम। एक बार अगर किसी शेयर या मेरे को 5% की चाल मिल गई ना, फिर मेरा सौदा प्रॉफिट में ही बंद होगा। कितने में होगा मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैं स्टॉक को छोड़ता नहीं हूं। मैं कह चल बेटा कहां तक चलेगा। अच्छा, अब एक चीज पर आते हैं कि आपने सब कुछ बताया, अपनी जर्नी बताई, काफी कुछ सीखने को भी मिला, बट आपकी लर्निंग्स क्या रही है मार्केट को लेकर? देखो, सबसे पहली चीज सारी दुनिया बताती है स्टॉप लॉस। जब भी आप शेयर मार्केट में आओ ना, पहली चीज मैं आपको बता चुका हूं। मेरी लर्निंग आप पूछ रहे हो, तो पहली लर्निंग ये है कि लर्निंग लेके आओ। हाँ, पहली लर्निंग ये है एजुकेशन। दूसरी ये है कि जब आप बाजार में आ गए हो ना, तो ये एक स्पेक्यूलेशन है, बिजनेस है, लेकिन स्पेक्यूलेशन का बिजनेस है। तो इस बिजनेस का सिस्टम ये होता है कि 10 गवाया तो 50 पाया, या कम से कम 20 पाया, तभी आप पार हो सकते हो, नहीं तो आप पार नहीं हो सकते हो। तो आपको सिस्टम में एक स्टॉप लॉस रखना, सिस्टम में रखो, माइंड में रखो, जैसे भी रखो, कहीं ना कहीं, या अपने कैपिटल के परसेंटेज पे रखो, कहीं ना कहीं आपको एग्जिट लेना ही पड़ेगा। इस मार्केट का सबसे टफ काम होता है लॉस में एग्जिट लेना। मतलब ऐसा होता है ना कि जो शेयर खरीदते हैं हम, चाहे कैश में हो चाहे लेवरेज्ड प्रोडक्ट हो, उससे बंदे को प्यार सा हो जाता है, वो जल्दी उसे छोड़ नहीं पाता, बंदे उसे पालने लगते हैं। जो फ्रेशर्स होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, धक्के खा खा के अब मैंने ये सीख लिया है कि भाई फर्स्ट लॉस इज द बेस्ट लॉस। पहले नुकसान में ही अगर आप निकल जाते हो तो आपकी बचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। अगर तो आप धक्के खा के सीखना चाहते हो तो धक्के खा के सीख लो, नहीं तो हमारी एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हो तो ऐसा मान लो कि आज अगर आपने एक फ्यूचर खरीद लिया है और वो आपके कैपिटल, मान लो आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आपने 5 लाख रुपए का माल खरीदा है, अगर उसे आप डिफाइन कर दो कि भाई 5% टूटेगा तो मैं छोड़ दूंगा, 10% टूटेगा तो छोड़ दूंगा, बढ़ने में मत छोड़ना, बढ़ने देना जहां तक बढ़ेगा। अच्छा, मैं चूंकि ट्रेडर हूं तो मैं पुट भी खरीद लेता हूं और उसके साथ मैं कॉल भी बेच देता हूं, मेरी अपनी स्ट्रेटजीज है। अगर आप इन्वेस्टर भी हैं ना, तो भी मैं बोलूंगा कि इन्वेस्टर को भी एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप गिरते बाजार में निकल जाते हो, नीचे के भाव में उठा लेते हो, तो फिर तो आपको कौन ही पकड़ सकता है। ऐसा करना बहुत टफ है, लेकिन आप कर सकते हो। तो मैं ट्रेडर्स के लिए राय दे रहा हूं, इन्वेस्टर का मेरे को आइडिया नहीं है। इन्वेस्टर बैठे रहते हैं, वो नहीं निकलते हैं भाई, जहां तक मुझे पता है। ज्यादा ढीठ होते हैं वो ज्यादा ढीठ, वो कभी नहीं निकलेंगे। अगर उनके अपने पैसे हैं, लिवरेज वाले सारे बाहर होंगे। लिवरेज वालों का तो खुद का है ही नहीं, तो क्या ही। हाँ, वो बच ही नहीं सकते। इन्वेस्टर बैठा रहता है। ट्रेडर के लिए पहली राय लर्निंग लेके आए, दूसरा स्टॉप लॉस लेना सीखें, तीसरा होता है माइंडसेट। आपको एक बार के लिए जब प्रॉफिट आ रहा है ना, तो प्रॉफिट को राइड करना सीखें। अगर आपने 100 रुपए कमाए,
फिर 500 रुपए कमाए, तो 50,000 तक कमाने की भी सोच रखिए, सोच बड़ी रखिए और प्रॉफिट को चलने दीजिए। ये सारी किताबी बातें हैं, किताब में भी सारा बताते हैं और एक्चुअल एक्सपीरियंस भी मेरा यही है। अगर कोई चीज चल रही है ना, न्यूटन का लॉ क्या था? न्यूटन का लॉ ये था, इफ समथिंग इज इन मोशन इट विल कीप ऑन मोशन अनलेस सम आउटसाइडर थिंग ऑब्स्ट्रक्टिव। मेरी लाइनें गलत हो रही हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स। अरे आप तो साइंस का स्टूडेंट हो। तो जब तक बाहरी शक्ति उसे नहीं रोकेगी वो मोशन बना रहेगा। अगर कोई चीज प्रॉफिट में चल रही है ना, आपने बड़ा पैसा कमाना है तो बैठे रहो। और चौथी लर्निंग ये है, शेयर बाजार में रोजी रोटी चलाने के लिए नहीं आओ, शेयर बाजार में बड़ी सोच, बड़ा आदमी बनने के लिए आओ। क्योंकि ये बाजार आपको मेरे हिसाब से करोड़ों दे सकता है, अरबों दे सकता है। टिके रहना पड़ेगा, रिस्क जरूर लेना चाहिए। और एक लर्निंग ये है कि कभी भी अपना पूरा कैपिटल नहीं खोना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है ना, तो आप 50,000 तक खो दीजिए। मैं मतलब एक्सट्रीम केस में कह रहा हूं। लेकिन अगर आप 50,000 बचा के रखेंगे ना, और आपको खेल खेलना आता है ना, आप दोबारा बाउंस बैक कर लेंगे और पार पा जाएंगे। और कोशिश हमेशा करते रहिए, मत छोड़िए बाजार को। अगर आपका नुकसान हो चुका है तो भी मैं कह रहा हूं, कहीं से मतलब अगर आप फुल टाइम ट्रेडर है, बिल्कुल बिल्कुल हतोत्साहित मत होइए। सबका नुकसान होता है, मैं आपके सामने हूं। मतलब एक्सपीरियंस ट्रेडर लोग मुझे कहते हैं। और अगर आज मैं इस मतलब आपके मंच में बैठ के अगर मैं ये बोल रहा हूं, उसके लिए भी तो हिम्मत चाहिए। बिल्कुल, कि मैंने बहुत बड़ी हिम्मत है। हाँ, लेकिन सब करने के बाद भी अभी 2 साल से आप लॉस में हो। हाँ, मैं 2 साल से लॉस में हूँ, मोटा मोटी यही मान लो आप। 1.5 साल से 2 साल 1.5 साल से। तो भाई नेट प्रॉफिट में हूं, तभी तो मैं लॉस को बर्दाश्त कर सकता हूं ना। लेकिन आप लोगों को लर्निंग ये सीखनी, आपको ये पता होना चाहिए कि आप दोबारा कमा सकते हैं। क्या ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है? मेरे अंदर है। मुझे पता है मेरे टाइप वाली मार्केट जब आएगी ना, तो मैं 5 छोड़ो, मैं तो 50 भी कमा लूंगा। और मैं आज आपके मंच में बोल के जा रहा हूं, मेरे टाइप वाली मार्केट अगर 6 महीने में आ गई, या 1 साल में आ गई, या 1.5 साल में आ गई, फिर आएंगे आपके मंच में बताने कि भाई साहब आज इतना हो गया है। हाँ, मतलब बताना भी तो पड़ेगा ना लोगों को। बिल्कुल। आज लोगों ने मेरा एक वीडियो कहीं देखा होगा कि मैंने 10 करोड़ कमाए। मैं आके आपके मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, इतना आसान नहीं होता है। अब मैंने गवा दिए आधे, अब मैं गवा चुका हूं। अब आपने जब 10 कमाए ना, आपने टैक्स भी दे दिया है। मैंने यहाँ 5 तो पूरे गवाए। तो देखा जाए तो मैंने 5 नहीं 8 गवाए हैं। बिल्कुल, अगर आप टैक्स को इंक्लूड कर देते हो तो आपको मतलब मैं क्लियर, लोग नहीं बताएंगे ये बातें, वो सीधा पहले गवाना ही नहीं बताता कोई। लेकिन मैंने गवाया है। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने गवा भी दिया है, यहां वापस मिलता है, आपको तरीका आना चाहिए। और रही बात, देखो अभी तक हमने कोई स्ट्रेटजी वगैरह की तो बात करी नहीं है। मोटा मोटी मैं क्या करता हूं मैंने आपको बता दिया है। और एक ऑप्शन सेलिंग मैं शुरू से इंट्राडे में करता था, जब मैं लेवरेज भी करता था। अभी भी इंट्राडे में, फिलहाल मेरे से पूछो मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं हूं, 0 लॉन्ग में हूं। इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं और कॉल पुट बेचता हूं। रिस्क डिफाइन किया हुआ है। खोना है तो 1 लाख रुपया, पाना है तो 5 लाख रुपया। आप बोलोगे 1:5 कैसे बनाते हो, तो कभी मेरे ऑफिस आइए, बैठिए, आपको करके दिखा देंगे। मैडम आते हैं तो मेरे को मैं वही बता रहा हूं ना, खोना कम है, पाना ज्यादा है। तो जब आप इन चीजों में लगे रहेंगे, तो जब वही बात है, जब समय सीधा होगा, आप लगे रहोगे तो समय भी सीधा होगा और आपको 5 लाख भी मिलेंगे। जिस दिन मेरे को 5 मिलेंगे तो मेरे को 5 दिन मिल गए खोने के लिए, बहुत बड़ी बात होती है। तो इंट्राडे में पैसा आज की डेट में अगर कोई जिंदा है ना, वो इंट्राडे के भरोसे जिंदा है। और मोस्टली ट्रेडर्स को एक एक्सपीरियंस और बता रहा हूं, इंट्राडे इज द बेस्ट। अगर मैं सिर्फ इंट्राडे कर रहा होता और ऑप्शन सेलिंग कर रहा होता इंट्राडे की, तो ये मैं 5 करोड़ नहीं खोता, लेकिन मैं 10 करोड़ कमाता भी नहीं। बात समझे? जी जी। तो ये मेरा स्वभाव है कि मैं बड़ा खेल खेलता हूं। लेकिन अगर आपने इंट्राडे के थ्रू पैसे कमाओ, इन्वेस्ट करो। 10,000 कमाए, 10,000 की, लोग कह रहे हैं ना SIP बंद कर दो, मैं कहता हूं इस समय जरूर करो। आपने तो कमा लिए ना, लगा दो, 5 साल बाद बढ़ेंगे, साल बाद बढ़ेंगे, खराब तो नहीं हो रहे पैसे। यहां से कितनी टूट जाएगा मिड कैप मेरे भाई? 20% टूटा हुआ, 10% जाएगा, 20% जाएगा, 30% जाएगा, 50% टूट जाएगा। आधे से ज्यादा तो नहीं टूटेगा ना। 50% में तो क्रैश होता है। बिल्कुल, जैसे कोरोना टाइम में आया था, उस समय भी 50% नहीं, 10-12 साल में एक बार आता है वो तो। हाँ, उस समय भी नहीं टूटा था। 50% से कम ही। 12,000 से हम आए थे, 8,7600 था, तो उधर 12,300 था, इधर 8,000 पकड़ते हैं। 40% गिरा। हाँ, इसको हमने क्रैश बोला था।
तो भाई साहब वो क्रैश होता है जब 50% टूटता है। भाई साहब अभी 20% टूटा है, 5-10% की जगह और रह गई है। इंट्राडे में कमाओ, ये अपनी सबसे बड़ी लर्निंग बता रहा हूँ बड़ा आदमी बनने की। इंट्राडे में पैसा कमाओ और उसको स्केल करो। लोग मना करते हैं कि अपना पोजीशन साइज बड़ा मत करो, मेरी स्टाइल अलग है। अगर तो तुम जवान हो, मतलब 20 साल के हो, 22 साल के हो, तो डर के मत खेलना, खुल के खेलना। बहुत लंबा जीवन पड़ा है। एक चीज याद रखना, पूरा नहीं खोना है कि अगर बेटिंग करने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे तो फिर कैसे काम करोगे। स्केल करो। आज आप 1 लॉट से कर रहे हो, 1000 रुपया कमा रहे हो इंट्राडे में, खो 500 रुपया रहे हो, 200 रुपया रहे हो, ये आप अपने हिसाब से जो भी आपकी स्ट्रेटजी है। क्योंकि अभी मैं स्ट्रेटजी, कभी मौका लगा भाई जी आप बुलाएंगे, आज तो बहुत लंबा चल गया है। स्ट्रेटजी पे बेस्ड करेंगे। आई थिंक अगर लोग चाहते हैं स्ट्रेटेजी, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। अगर हमें दिखा कि वो डिमांड आ रही है फिर दिल्ली आ जाएंगे। मेरे भाई आप पुणे बोलो, मैं पुणे आ जाऊंगा। बिल्कुल। देखो मैंने अभी आपको, हमारी ऑफ द कैमरा ये बात हो रही थी कि अगर आप बड़े बन चुके हो और आपके अंदर ये काबिलियत आ चुकी है कि आप लोगों की मदद कर सकते हो ना, तो जो सक्षम नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकता, पेड कोर्सेज को, कोर्सेज वर्ड ही हटा दो, कोई भी चीजों को, एजुकेशन को आप अपनी तरफ से ना, जो हम जैसे मेरे को बोलोगे ना, मैं खुली किताब हूं भाई, खुल के बता दूंगा ये करता हूं, ये करना चाहिए, ये स्ट्रेटजी है, ऐसे करो और पैसा बनेगा ही बनेगा। 2 ही चीज दिमाग में रखनी है, खोना कम है, पाना ज्यादा है। तुम फेल हो ही नहीं सकते शेयर बाजार में। इंट्राडे करो, पोजिशनल मत करो। पोजिशनल में तो अभी मार्काट हुई है, चाहे ऑप्शन सेलर हो चाहे ऑप्शन बायर हो, वो बड़े खेल हैं। छोटे से शुरुआत करो, मतलब इंट्राडे करो। लोग मना करते हैं इंट्राडे मत करो, मैं कहता हूँ इंट्राडे ही करो। आज की डेट में 5000 कमाए तो 5000 की SIP कर लो या मनपसंद का शेयर खरीद लो, जो आपको पसंद हो उसकी जाके SIP कर लो। और थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो तो देख लो उसकी किसी भी कंपनी में क्या देखा जाता है, ग्रोथ देखी जाती है, ग्रोथ हो रही है, कंसिस्टेंट हो रही है, खरीद लो। आज नहीं तो कल भाव आपको मिल ही जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यही थोड़ी बहुत लर्निंग है, स्ट्रेटजी बेस्ड। आप जब बोलेंगे तो वो फिर दोबारा से करेंगे। और बताइए भाई जी, और कुछ? आई थिंक जो फ्री एजुकेशन वाली आपने बात करी ना, कि जितना हो सके सिखाना चाहिए, वही इसीलिए हमारी भी कोशिश रहती है। और हम रोज ऑल वर्किंग डेज, इनफैक्ट अब तो सैटरडे संडे भी चालू कर दिया है। अच्छा। रोज 8:30 से 9:30 बैठते हैं लाइव बैठते जहाँ पे एक तरफ लोगों की कोशिश रहती है कि कल क्या होगा, क्या ऑप्शन खरीद लें, क्या हम लोग बैठ के 1 घंटा सिखाते हैं बस। अच्छा, यही माइंडसेट हो गया। नहीं, मैंने आपके देखे हुए हैं ये लाइव वाले, मैं देखता हूँ आप लोग मतलब डिस्कशन, पोस्टमार्टम तो पहले सारे करेंगे ही करेंगे। देखो और वो नहीं करोगे पोस्टमार्टम तो पता क्या चलेगा कैसे मरा भाई। जब तक चीड़ फाड़ नहीं करोगे तो वही हमारी कोशिश है। आप लोग करते हो, जो जितना सीखना चाहता है उतना सीखे। उसके बाद मार्केट आउटलुक वगैरह, ये अच्छी बात है, उससे लोगों को सीखने मिल रहा है। ये डेली के बिहेवियर पे कैसे अपना नजरिया बनाए। बिल्कुल सही बात है। मैं इंट्राडे पे दोबारा से बोल रहा हूँ, इंट्राडे जरूर, इंट्राडे आज की मार्केट इंट्राडे की मार्केट है। आज की मार्केट बहुत खराब थी, लेकिन मैं कमा के निकला, बढ़िया एक्सपीरियंस है वो। अब मार्केट ऊपर से जो नीचे गिरी ना, सबके पैसे निकल चुके थे, लेकिन मैं मतलब क्या करता हूं, मैं अपने प्रॉफिट को लॉक कर लेता हूं इंट्राडे में कि अब मेरे को दिख रहा है या तो अब 5 लाख, पहली शुरुआत 5 लाख आएंगे या 1 लाख जाएंगे। दूसरा मैं देख रहा हूं या तो 3 लाख आएंगे या तो 1 लाख आएंगे। मैं ऐसे हेज को एक तरीके से, जिसको कहते हैं प्रॉफिट लॉक कर लेता हूं। क्या बोलते हैं उसको, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसको काइंड ऑफ बोलते हैं। हाँ, जो भी नाम, वही लॉजिक हो गया। हाँ, वही लॉजिक, वही है, मेन वही है। तो मेरा ये कहना है इंट्राडे में कमाओ, इन्वेस्ट करो, इंट्राडे में कमाओ, इन्वेस्ट करो। मैं अभी ये बता रहा हूँ, इंट्राडे में कमाने के बाद भी मैं लॉस में ही हूँ। नेट लॉस आपको मैं बता रहा हूँ, नेट में मैं लॉस में ही हूँ। और लॉस वहीं से करा है जहां कमाया है, दोबारा वहीं से कमाएंगे जहां गवाया है। जय श्री राम। थैंक यू ऋषि भाई, आप आए और काफी कुछ सीखने को मिला लोगों को। मुझे लगता है कि जितनी लर्निंग मिली है आज लोगों को जी, और ये पॉडकास्ट देख के जितनी लर्निंग मिलने वाली है, हाँ जी, बड़े बड़े कोर्स ये लर्निंग नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक्सपीरियंस था जी, और ये पूरी लर्निंग जो आई है वो एक्सपीरियंस से आई है। थैंक यू सो मच, आप आए इन्वेस्टोग्राफर पॉडकास्ट पे। वापस से एक बार जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सृजन भाई, अंकित भाई, मजा आ गया आप लोगों से बातें करके। आई थिंक जो लर्निंग आपने दी है ना, सिर्फ स्टॉक मार्केट की नहीं, लाइफ की, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। और सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, डटे रहो। अब जाते जाते एक बात और बता देता हूँ, नेपोलियन बोनापार्ट था जी, फ्रांस का डिक्टेटर कह लो, फ्रांस का राजा कह लो, जो भी था, वो अपनी लाइफ में जैसे जैसे लिवरमोर की बात करी, कितनी बार गिरा, टूटा नहीं, वो खड़े रहा, डटा रहा।
खड़ा हो गया दोबारा से। नेपोलियन बोनापार्ट, पहला युद्ध वो इंडिया की साइड आ रहा था कुछ जीतने के लिए, और उधर से मतलब वो जो दौर था ना, या तो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी या फ्रांस की कॉलोनीज थी, हर जगह ये कब्जा कर रहे थे। तो नेपोलियन भी वही कर रहा था, ब्रिटेन भी वही कर रही थी। ब्रिटेन ने नेपोलियन को हरा दिया, वो घर वापस चला गया, दोबारा फिर निकल गया वो लड़ने के लिए, इस बार वो जीत गया। नेपोलियन बोनापार्ट के साथ एक बार ऐसा टाइम आया था, उसको जेल में बंद कर दिया गया था, काला पानी की सजा हमारे यहाँ कहते हैं, आप ये मान के चलो एक आइलैंड में उसको बंद कर दिया गया, सारी सत्ता उसकी हथिया ली गई। फ्रांस चला गया दूसरे हाथों में, ब्रिटेन में या फिर उसके जो भी 3-4 यार दोस्त थे ऑस्ट्रिया वगैरह मिलके। अब भाई साहब उसे जेल में बंद कर दिया, बंदा हिम्मत नहीं आ रहा, 6 महीने 8 महीने एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, जो टाइम लगा आप लोग गूगल करिएगा या बचपन का इतिहास याद करिएगा, बचपन में पढ़ा होगा। वो वहां से निकला, भागा, पेरिस गया, फिर दोबारा से राजा बन गया, फिर युद्ध लड़ा, फिर जीता। जीवन तो खत्म हो जाएगा कभी ना कभी, लेकिन लड़ के मरना एक अलग मजा है। मर के मत मरो, लड़ के मरो, मरना तो वही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हो।